अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और हमारे शो का वेट कर रहे होंगे। हम भी आपके शो का वेट कर रहे थे। अच्छा जी, और आपके शो का वेट क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम ये जानते हैं, हमें ये पता है कि जब आप सोशल मीडिया पर जो है हमें फीडबैक देते हैं तो फिर हमें बड़ी खुशी होती है और वहाँ पर जिस तरीके से फिर आप अपना रिस्पांस देते हैं वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं आज का मौजू जो स्टार्ट कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं नेकी से, कि नेकी क्या है। और नेकी जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुख्तलिफ मायने रखती है। कुछ लोगों को लगता है कि नेकी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है तो किसी की हेल्प हो सकती है। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास तो चैरिटी करने के पैसे ही नहीं हैं तो फिर हम किसी की मदद नहीं कर सकते। लेकिन नेकी जो है वो दिल के इरादे का नाम है। नेकी जो है वो ये सोच लेने का नाम है कि आप किसी की मदद करना चाहते हैं। आप नेकी कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, इसके लिए आप ये सोचें कि आपके पास अवेलेबल ऑप्शन क्या है। आपकी सराउंडिंग में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। आपकी सराउंडिंग में ऐसे कौन से लोग आपसे बात करते हैं जो आपको लगता है कि वो सफ़ेद पोश हैं, वाइट कॉलर लोग हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी अपनी फैमिली में ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको लगता है कि वो वाकई डिज़र्व करते हैं कि आप उनकी मदद करें। अब अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो क्या आप नेकी नहीं करेंगे? सवाल ये है कि नेकी का ताल्लुक़ पैसों से तो नहीं है। नेकी का ताल्लुक़ तो दिल के इरादे से है। नेकी का ताल्लुक़ तो नीयत से है। नेकी का ताल्लुक़ तो अमल से है। तो अगर कोई परेशान है तो उससे अच्छी बात कर लें। तो अगर कोई हंसना मुस्कुराना भूल गया है तो उसको याद दिलाएं कि वो मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता है। ये भी एक नेकी है। आप सड़क पे जा रहे हैं और पत्थर पड़ा हुआ है, वो आप पत्थर हटा देते हैं, वो भी एक नेकी है। आप रास्ते में देखते हैं कि एक बाइक पे ख़वातीन बैठी हुई हैं, ख़ातून बैठी हुई हैं, एक बच्ची उनके साथ बैठी हुई है, या मियाँ बीवी जो हैं वो बैठे हुए हैं और बच्चा जो है उनका सो रहा है। तो आप उस ख़ातून को बताएं कि आपका जो बच्चा आपकी गोद में है, बाइक पे आपने जिसको बिठाया हुआ है, वो बच्चा सो रहा है और वो उसकी गर्दन लटक रही है, आप उसे ठीक कर लें। ये भी एक नेकी है। किसी का दुपट्टा बाइक में आ जाता है, उसको बता दिया, ये भी एक नेकी है। ऑफ़िस में आते हुए अगर आपको लगता है कि कोई बहुत परेशान है, किसी के घर में कोई बीमार है, किसी के घर में किसी की वालदा वालिद या किसी के साथ कोई परेशानी है, तो फिर आप उसको बात करके उसकी परेशानी दूर कर सकते हैं। उसे कह सकते हैं कि आप बता दें कि जो आपको कोई काम है या कोई आपके लिए कोई प्रॉब्लम है तो वी आर देयर फॉर यू। सो नेकी जो है ना वो आपके अपने नीयत और दिल से शुरू होती है। और यकीन करें, जिस दिन, जिस टाइम, जिस मोमेंट पर आप ये इरादा कर लेते हैं कि आप किसी के भी साथ नेकी करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला ख़ुद आपको ये नेकी के जो मौक़े हैं वो फ़राहम करते हैं और आपके सामने ख़ुद ऐसे लोग आके खड़े हो जाते हैं जिनसे आप बात करके नेकी कर सकते हैं, जिनसे आप पैसों के ज़रिए पैसों की मदद करके नेकी कर सकते हैं। तो हमेशा अपनी नीयत जो है वो साफ़ रखें और दिन का आगाज़ करें इस सोच के साथ कि आप आज कितनी नेकियां करना चाहते हैं। तो अपने हिस्से में ये नेकी जमा करते जाएं और अल्लाह को राज़ी करते जाएं और अल्लाह के जो मखलूक है उनका ख्याल रखें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, कुछ मौसम की बात करते हैं। और मौसम जो है वो शहर कायद का आज बड़ा सुहाना है और शहर कायद का जो ओवरऑल मौसम है उसके हवाले से जो आज मौसम है वो कुछ इसी तरीके से है कि सुबह जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर मौसम था, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो गर्मी स्टार्ट हुई और अभी जो रीसेंट जो करंट अपडेट है मौसम की वो कुछ इस तरीके से है कि मौसम जो है वो 10 बजे रहेगा 32 सेंटीग्रेड, फिर 11 बजे रहेगा 32 सेंटीग्रेड, 12 बजे रहेगा 33 सेंटीग्रेड और फिर 1 बजे रहेगा 34 सेंटीग्रेड। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आज अहम समातों और हेयरिंग्स का जिक्र कर लेते हैं। आज जो सिंध हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है उसमें आइनी और रेगुलर बेंच के रूबरू मुख्तलिफ केसेस की जो है वो समाअत है। लापता अफराद, गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात, दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होगी। सिंध टैक्स और सेल टैक्स से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत होगी। दरखास्तों पर समाअत जस्टिस फैसल कमाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेंगे। मंशियात मुकदमात में मुल्ज़िमान की दरखास्त ज़मानत पर समाअत होगी। दरखास्त पर समाअत जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको कुछ बताते हैं कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें
हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं जी, इंटर साल अव्वल के दाखिला फॉर्म जो है जमा करवाने का सिलसिला जारी है और जो क्लेम का ऑप्शन है वो खोल दिया गया है। अच्छा जी, ये जो क्लेम है ऑनलाइन पोर्टल में आप मेरिट के मुताबिक अपनी फैकल्टी और कॉलेज का जो है वो क्लेम कर सकते हैं, यानी कॉलेज जिस कॉलेज में आपका हुआ है उस कॉलेज में जो है वो आप अपना क्लेम दे सकते हैं, यानी आपने अगर ट्रांसफ़र करवाना है तो तब आप जो है वो क्लेम देंगे। अच्छा जी, उसके बाद डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध प्रोफेसर नवीद रब सिद्दीकी जो हैं वो फिर दौरा भी करेंगे सर सैयद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का। इसके बाद डीजी कॉलेज सिंध कॉलेज में जो कायम फैसिलिटेशन सेंटर है उसका भी वो मुआयना करेंगे। अच्छा जी, शो में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें, और फिर इसके अलावा हमारे साथ हमारे करस्पॉन्डेंट आजिज़ भाई भी शामिल होंगे, शरीक होंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब न्यूज़ सेशन में खुशामदीद, और आजिज़ भाई ने हमें ज्वाइन किया है। आजिज़ भाई की जानिब बढ़ने से पहले आपके साथ में एक और खबर शेयर करते हैं, एंड इट्स अबाउट दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। अच्छा, दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की जो वीसी हैं डॉक्टर समरीन हुसैन, उन्होंने वज़ीर आला सिंध को इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया है। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की वीसी डॉक्टर समरीन हुसैन ने बाज़ अफराद की जानिब से यूनिवर्सिटी उमूर में मुदाखलत के ख़िलाफ़ वज़ीर आला सिंध को इस्तीफ़ा पेश कर दिया। डॉक्टर समरीन हुसैन ने कहा कि वो इस्तीफ़ा मंजूर होने तक रोज़मर्रा के जो उमूर हैं वो अंजाम देती रहेंगी, और उनका ये भी कहना था कि वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगी। अच्छा, उन्होंने ये बताया कि जो मेरिट है उसके ख़िलाफ़ भर्ती वो नहीं होने देंगी और ना ही बॉडीज़ में कोई तकर्री करेंगी। इसके अलावा डॉक्टर समरीन का ये कहना था कि सिर्फ अपना लैपटॉप और अपनी गाड़ी दफ्तर के साथ जो है दफ्तर से लेके आई, और सरकारी ड्राइवर भी यूनिवर्सिटी से छोड़ दिया था, जबकि सरकारी गाड़ी कभी ज़ेर इस्तेमाल नहीं रही। मतलब इन्होंने ये मेंशन किया है कि मैं जो इनकी अपनी गाड़ी है और जो इनका अपना लैपटॉप है दफ्तर से सिर्फ वो लेके आई हैं, ये बाकी इन्होंने कोई इस तरह की चीज़ें जो है वो सरकार की इस्तेमाल नहीं की। आगे बढ़ते हैं और अभी आपके साथ में शेयर करते हैं गोल्ड के प्राइजेस। तो सोने के प्राइजेस जो हैं वो आपके साथ में शेयर कर लेते हैं, और गोल्ड जो है उसकी जो कीमत है उसमें हो गई है जी कमी, और 5,900 रुपये की कमी जो है वो सोने में यानी गोल्ड के प्राइस में हुई है। तो फ़ी तोला सोना 3,59,000 रुपये का हो गया, और 10 ग्राम सोना जो है 5,058 रुपये की कमी के बाद 3,07,784 रुपये का हो गया, और आलमी मार्केट में फ़ी ऑन सोना $61 की कमी से $3,363 का हो गया है जी। तो जनाब ये खबरें हैं जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अभी आजिज़ भाई की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। आजिज़ भाई हमारे साथ हैं, और आजिज़ भाई जो हैं, आजिज़ भाई जब मौजूद होना तो आप समझें कि ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबरें जो है ना वो खुद ऐसे चल के आ रही होती हैं, और जिस तरह से हमारे शो पे आजिज़ भाई बड़ी खबरें डिस्क्लोज़ करते हैं तो उसकी कोई मिसाल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम आजिज़ भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं कहता हूँ खबर जिंदगी की तरह है। हाँ बिल्कुल, लेकिन होता है ना आजिज़ भाई, हर सहाफ़ी अलग अलग होता है, लेकिन माशाल्लाह से हमारे जो आजिज़ भाई हैं सीनियर भी बहुत हैं, और जब आजिज़ भाई होना तो डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ी खबर ज़रूर हमारे शो पर शेयर करते हैं। लेकिन स्टार्ट में जो है वो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी की, जो कि बहुत सारी चीज़ों में बहुत एक्टिव रहती हैं, जैसे कि पोलियो का मामला हो या दीगर जो है वो कैंपेन हो, या फिर इंसानियत के हवाले से, या फिर वो देखती हैं कि अगर कोई टैलेंट है तो उसको प्रमोट करना है, या फिर इसके अलावा भी दीगर बहुत सारी चीज़ों में जो है वो एक्टिव रहती हैं। अभी जो खबर मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, तो खातून अव्वल बीबी आसफ़ा भुट्टो ने बच्चों का जो अस्पताल है वहाँ का दौरा किया है। वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पेचोर, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब दौरे में हमरा थे। अच्छा जी, आसफ़ा भुट्टो ने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ का दौरा किया। आसफ़ा भुट्टो ने आज़म बस्ती मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल का भी दौरा किया, और सूबाई वज़ीर सईद गनी ने आसफ़ा भुट्टो का इस्तकबाल भी किया। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं, ये उस हॉस्पिटल के मनाज़िर हैं जहाँ पर जो है वो आसफ़ा भुट्टो दौरा कर रही हैं, और उनके हमरा जो है वो वज़रा भी मौजूद हैं। और डेफिनेटली ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर होता है आजिज़ भाई कि जब कोई पॉलिटिशियन जो है वो इस तरह से दौरे करे और वो खबरगिरी रखे कि जी शहर में या जो मामलात हैं हॉस्पिटल के वहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है। बिल्कुल, आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तरीक़ेकार है, हाँ, कि वो कहीं आपने देखा होगा कि आसफ़ा भुट्टो कोई आज से 3 महीने पहले अक़वाम मुत्तहिदा का एक डेलीगेशन आया था हेल्थ के हवाले से, तो उनको नवाब शाह लेकर गई थी, आसफ़ा भुट्टो उनके साथ थी। कल उन्होंने 3 हॉस्पिटल्स का दौरा किया है बेसिकली। एक तो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ है, फिर उन्हीं के तवसत से एक हॉस्पिटल है आज़म बस्ती में, यहाँ हमारे करीबी है, और फिर कोरंगी नंबर 5 पे एक हॉस्पिटल है।
ये सारे बच्चों के हॉस्पिटल्स हैं तीनों। तो वहाँ उन्होंने सिर्फ हॉस्पिटल्स का दौरा नहीं किया, बच्चों से मिली हैं, इंतज़ामिया से मिली हैं, और जो अटेंडेंट्स थे, जो बच्चों के वर्सा थे या जो रिश्तेदार थे, उनसे मिली हैं। उसके अलावा उन्होंने जो वहाँ कुछ शिकायत भी सुनी हैं, चूँकि वज़ीर सेहत डॉक्टर ज़रा पेचू उनके साथ मौजूद थी। मेयर कराची मुर्जा वहाब सईद गनी, ये सारे लोग हमरा थे। सही। तो उन्होंने जो अटेंडेंट्स की शिकायत उसी वक्त डॉक्टर ज़रा पेचू को कहा कि ये देखें क्या है कि लोग शिकायत कर रहे हैं। तो फिर उनको उन्हीं वक्त सुना गया, और जो इंतज़ामिया मौजूद थी तो उसकी निशानदेही पर उनको उसी वक्त उन मसाइल को हल करने की हिदायत की गई। सही। उस पर आसिफा भुट्टो जो खातून अव्वल हैं, सदर ममलिकत की बेटी भी हैं, रुकन कौमी असेंबली भी हैं, तो उन्होंने ये बताया कि सिंध गवर्नमेंट के ये हॉस्पिटल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह नवाबशाह में मदर एंड केयर चाइल्ड सेंटर है, लाड़काना में है, जी। और दीगर शहरों में भी हैं। जी। तो सिंध हुकूमत का एक तो मैं बताऊं, हुकूमतों पे तनकीद होती है, ज़ाहिर है कि रियासत है और 100% कुछ भी ठीक नहीं होता। जी बिल्कुल। लेकिन हेल्थ सेक्टर में इसमें कोई शक नहीं कि सिंध हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया। सही। हेल्थ सेक्टर में इतना अच्छा काम किया। NICVD आप देख लें, और NICVD इस वक्त सिंध के कुछ 10 डिस्ट्रिक्ट्स में NICVD की ब्रांचेस हैं। जिसमें अच्छा, हम चूँकि यहाँ मीडिया में बैठे हुए लोग या शहर में बैठे हुए लोग, हम इसका इस तरह अंदाज़ा नहीं कर सकते जो कि 7 में अगर NICVD है तो वो कितने सराउंडिंग को लोगों को सहूलियात फराहम करता है। सही। अगर टंडो मोहम्मद खान में NICVD है तो वो इर्द गिर्द के 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स को सहूलियात फराहम करता है। सही। कराची की NICVD पे पहले सबसे बड़ा ज़्यादा बर्डन था कि पूरे पाकिस्तान के लोग वहाँ आते थे। बलूचिस्तान से मरीज़ों की बहुत बड़ी तादाद NICVD आती है, या जना हॉस्पिटल या NICH। तो अब जब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना, तो सिंध के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में NICVD मौजूद है, तो अब वो मरीज़ कराची नहीं आते। जो दादू का एरिया है, सराउंडिंग है, उसके लोग 7 जाएंगे। जो टंडो मोहम्मद खान का जिसमें टंडो लयार आ जाता है, टंडो आदम, ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं। ये लोग वहाँ टंडो मोहम्मद खान के NICVD में जा रहे हैं। गम्बट इंस्टीट्यूट है, तो खैरपुर है, रानीपुर है, इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं। इस तरह जो NICVD पे बर्डन काफ़ी कम हुआ है। अच्छा, उनका फिर सेकंड फेज़ ये था कि जो बच्चों के हॉस्पिटल्स हैं उन पे तवज्जो। पहले चूँकि बच्चों के कराची में ही सिर्फ एक NICH थी, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, बच्चों का एक ही अस्पताल था पूरे सिंध में बड़ा। लेकिन फिर इन्होंने इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया कि सिंध के दीगर अजला में भी इस तरह के हॉस्पिटल, कराची में 3-4 हॉस्पिटल हो गए हैं। 3 हॉस्पिटल्स का कल इन्होंने दौरा किया। इस तरह नवाबशाह में है, इस तरह लाड़काना में, इस तरह दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में भी हेल्थ की सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह काफ़ी ये बेहतर हो रहा है कि सिंध के देही इलाकों में भी सेहत की सहूलियात फराहम हो रही हैं, और NICVD और NICH और जिना हॉस्पिटल। अब मैं समझ रहा हूँ कि जो जनरल हॉस्पिटल्स हैं ना, उस सेक्टर में भी इनको ये करना पड़ेगा। सिंध के छोटे शहरों के जनरल हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं हैं। इसलिए जितना जनरल लेवल की सहूलियात जना हॉस्पिटल में है, जिस लेवल की सहूलियात कराची की सिविल हॉस्पिटल में, इस लेवल की सहूलियात नवाबशाह, लाड़काना, दादू, जैकाबाद में नहीं है। सही। तो अगर डिस्ट्रिक्ट बेस हॉस्पिटल्स को मजबूत किया जाए, वहाँ पर सहूलियात दी जाए, तो जना और सिविल हॉस्पिटल पे जो बर्डन है ना, वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो इन हॉस्पिटल में बर्डन है, वो बर्डन भी जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। अच्छा, जब हम इन हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, जिस तरह से अभी आसिफा भुट्टो ज़रदानी ने यहाँ पर दौरा किया है और हम देख भी रहे हैं मनाजिर, वहीं पर आपने गम्बट की बात की, वहीं पर जो अच्छा साइबर नाइफ भी जो है वो भी एक, जिना में जो साइबर नाइफ है वो भी अपनी एक मिसाल आप है। तो जिस तरह आज इस भाई हम तनकीद कर रहे होते हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर या पीपल्स पार्टी पर स्पेशली हम तनकीद करते हैं, वहाँ पर ये बात बिल्कुल ठीक है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिस तरह से अपनी स्पीचेस में जिक्र करते हैं कि जी NICVD का वो बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं, गम्बट हॉस्पिटल का जिक्र करते हैं, साइबर नाइफ के हवाले से भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की है।
ठीक है, ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी भी पेशेंट्स को वहाँ पर प्रॉब्लम है आजिज़ भाई, अभी भी सहूलियात का फुकदान है, अभी भी चीज़ें उस तरह से गो थ्रू नहीं हो पाती, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं हम मुतमईन नहीं है यहाँ पे उस तरह से चीज़ें नहीं रहेंगी सबा। प्रॉब्लम इसलिए रहेंगी कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, बुनियादी प्रॉब्लम गुर्बत है। गुर्बत की शरह बहुत ज़्यादा है और गुर्बत की लकीर की जो आखिरी सरहद है उससे लोगों की जो रेशो है वो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। जब महंगाई है, गुर्बत है और गुर्बत की वजह से बीमारियां हैं, बीमारियां जब बढ़ती हैं तो और गुर्बत है तो लोग ज़ाहिर है कि जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उनकी तरफ लोगों का पूरा रश होता है। अभी भी आप कभी भी जाएं, मैं तो जाता हूं सरकारी हॉस्पिटल्स में, जिना हॉस्पिटल की किसी भी ओपीडी में आप जाएं तो 400-500 लोगों से कम लोग नहीं होंगे। अच्छा, एक ओपीडी में। सही। जिना हॉस्पिटल की 5000 से ज़ायद की रोज़ाना की ओपीडी है। आप अंदाज़ा करें कि 5000 लोग एक सिर्फ ओपीडी, सही, यानी जो बाहर से लोग एक दिन में आते हैं, जिनका चेकअप होता है, जो आउट पेशेंट होते हैं, वार्ड्स को छोड़ दें, ऑपरेशंस को छोड़ दें, सर्जरीज को छोड़ दें, या जो अहम दीगर शोबे हैं उनको छोड़ दें, सिर्फ ओपीडी में 5000 से ज़्यादा लोगों को रोज़ाना अगर ट्रीट किया जाता है, 5000 लोग रोज़ाना, महीने में 1.5 लाख लोग, मामूली बात तो नहीं है। सही। मुझे दिखा दें किसी भी बड़े हॉस्पिटल में इतनी तादाद में। बिल्कुल, ये ठीक कह रहे हैं कि NICBD में, जना हॉस्पिटल में गंबट की बात कर लें, यहाँ पर ठीक है ऑर्गेनाइज चीज़ें हैं, लोग जाते हैं बड़ी तादाद में, अपना इलाज कराते हैं, सेहतियाब भी होते हैं, कुछ तारीफ़ करते हैं, लेकिन अभी भी सहूलियात का फुकदान है, अभी भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन पे काम करना बड़ा ज़रूरी है। शो में यहाँ वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अगली टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो कुछ बात करते हैं कि शहर में जो जराइम की लहर है वो अब थम नहीं पा रही है और जगह जगह जराइम हो रहे हैं। कभी सहाफ़ी जो हैं उनके हवाले से इस तरह की बात होती है कि सहाफ़ियों को लूट लिया गया, कभी शहर में कहीं डाके, चोरी, डकैतियाँ, और ये जो क्राइम की वारदात है ना, ये बढ़ती जा रही है। तो आजिज़ भाई, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या किया जाए? जगह जगह नाके भी लगा लिए, पुलिस वाले बयानात भी देते हैं कि ठीक है हम तो चोरों को, डाकुओं को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी सुनार लुट रहे हैं, कभी कोरंगी में जो है वो डाका पड़ रहा है मार्केट में, कभी लोगों के घरों में डाके, कभी राह चलते हुए लोगों को लूटा जा रहा है। ये चीज़ें इतनी एक्सेस क्यों होती जा रही? देखिए, क्राइम तो है, इसमें कोई शक नहीं कि शहर कराची में क्राइम नहीं हो रहा। अगर ये कोई कह रहा है तो झूठ बोल रहा है। अच्छा, पुलिस का ज़ाहिर है कि अपनी एक कंपैरिजन होती है कि जी लास्ट मंथ कितना क्राइम हुआ, इस मंथ कितना हुआ, लास्ट ईयर कितनी गाड़ियाँ छीनी गई, इस मंथ कितनी, वो इस तरह कंपेयर करते हैं। फिर बोलते हैं कि जी गुज़श्ता बरस इतना क्राइम हुआ था, इस बार कम हुआ, तो वो उस डेटा को जमा करके बताया जाता है कि जी क्राइम की शरह कम हुई है। लेकिन अवामी सतह पे जो सूरत हाल है वो ये है कि क्राइम की शरह कम नहीं हुई है। ठीक है ना। अब ये कह देना कि जी वो चूँकि लास्ट मंथ 300 मोटरसाइकिलें छिन गई थी, इस बार 250 छिनी है तो क्राइम की शरह कम हुई, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है क्राइम की शरह को कम दिखाने का। असल अवामी सतह पे लोगों को क्या रिलीफ मिल रहा है, लोग आया लुट रहे हैं या नहीं लुट रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इस शहर में क्राइम तो है, उसमें ख़ास तौर पे 3-4 किस्म के हमारे पास जो क्राइम है, मोबाइल स्नैचिंग, वो कम नहीं हो रही। सही। मोटरसाइकिल स्नैचिंग या मोटरसाइकिलों की चोरी वो कम नहीं हो रही। डकैतियाँ कम नहीं हो रही हैं, और घरों में घुसकर, दुकानों में घुसकर लोगों से डकैतियाँ करना दिन दहाड़े, ऐसे भी नहीं कि चोरी छुपी, किसी दिन दहाड़े ऐसे हो रहा है कि दुकान में घुस गए सोनार की, जैसे आपने बात की, दिन दहाड़े घुसकर लोगों को मारकर और डकैती की। तो अवामी सतह पे इसके लिए हुकूमत क्या करती है ये देखना पड़ेगा। फिर एक कंपैरिजन हमारे पास दूसरी होती है कि जी दुनिया के जो बड़े सिटीज़ हैं, अमेरिका में देखें जी क्राइम होता है, जी यूरोप में देखें क्राइम होता है, इस तरह की मिसालें दी जाती हैं। बात यह है कि क्राइम होता है, ठीक है,
लेकिन वहाँ इस तरह तो नहीं है ना कि एक बंदा लूट के चला जाए और फिर Exactly, पकड़ा ना जाए। ऐसा तो सीसीटीवी नहीं होता। कैमरास होते हैं, पकड़े जाते हैं, जेल होती है, सजा होती है। हाँ, बिल्कुल, ये हाँ, सारी चीजें होती हैं वहाँ पे। बिल्कुल, हाँ, ठीक है, क्राइम तो है। हाँ, चले वाशिंगटन सिटी में भी क्राइम है, न्यूयॉर्क सिटी में भी क्राइम है, जो बड़े शहर हैं, दिल्ली में भी क्राइम है, जिस तरह बताया जाता है बड़े शहर, क्योंकि कराची ज़ाहिर है कि दुनिया के बड़े शहरों में शुमार होता है, उनसे अगर कंपेरिजन की जाती है तो फिर ये भी देखा जाए कि वहाँ मुलजिमों के पकड़ने की शरह क्या होती है, वहाँ क्राइम के रोकथाम के लिए क्या कार्रवाई होती हैं, वहाँ की पुलिस कितना इंटैक्ट है, वहाँ पुलिस किस तरह उसी वक्त लोगों को पकड़ लेती है। ये भी तो हमारे यहाँ ऐसा भी तो कोई कारनामा दिखाए ना, कहीं डकैती पड़ रही हो और पुलिस जाके पहुंची हो और लोगों को पकड़ा हो, ऐसे नहीं होता। नहीं होता, लोग चले जाते हैं वारदात करके, उसके बाद फिर पुलिस उसका पीछा करती है, फिर कभी पकड़ते हैं कभी नहीं पकड़ते हैं। ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है। अच्छा जी, ये जिस तरह से क्राइम की सिचुएशन है ना, ये बढ़ती जा रही है शहर कायद में, और इसका कोई सद्देबाब करना चाहिए। इसके लिए कोई ना कोई लाहे अमल, इसके लिए कोई ना कोई प्लानिंग स्ट्रेटेजी जो है वो बनानी चाहिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक और स्टोरी जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। ये स्टोरी जो है ये कुछ इस तरीके से है कि पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो अब अपग्रेड कर दी गई है, और ये जो मंजरनामा है अब ये मुस्तहकम है। S&P जो है उनका ऐसा कहना है, ये उसकी रिपोर्ट है। अच्छा जी, इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर है और बैरूनी लिक्विडिटी खदशात काबू में हैं। अच्छा, ऑफिशियल इमदाद और अदायगियों बेहतर होने से पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो बढ़ गए हैं, और ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ने से बैरूनी खदशात जो है वो झेलने की सलाहियत बेहतर हुई है। अच्छा जी, S&P की रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग जो है वो पाकिस्तान की बेहतर हुई है आज। देखिए, मुआशी शोबे में ये मानना पड़ेगा, 2-3 साल पहले हमारी सूरत हाल बहुत अबतर थी जी जी, लेकिन अब बेहतर है। सही, ये हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया मान रही है। सही। देखिए, जब मुआशियात पे आप बात करेंगे तो फिर दुनिया के इंडिकेटर्स को ज़रूर देखेंगे कि दुनिया हमारे बारे में क्या कर। हमारा स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल ग्रो कर रहा है, राइट। ठीक है, गुज़िश्ता पूरे एक साल की अगर हिस्ट्री उठा लें और आज से कोई 2-2.5 साल पहले की हिस्ट्री उठा लें तो तब स्टॉक मार्केट ठप हो गई थी, अब मुसलसल आगे जा रही है, मुसलसल नए रिकॉर्ड बन रहे हैं स्टॉक मार्केट में। एक ये इंडिकेटर होता है। ज़र मुबादला के ज़खायर, ये दूसरा इंडिकेटर होता है। ये भी हमारे यहाँ बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। इस खबर में आपने यही बताया कि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है, मुसलसल इजाफा। सही। अच्छा, दूसरा ओवरसीज, आपके जो मुल्क से बाहर लोग कमा के पैसा भेज रहे होते हैं उसको देखना पड़ता है, वो भी एक इंडिकेटर है। तो ओवरसीज से जो ज़र मुबादला आ रहा है उसके इंडिकेटर्स हमारे बहुत बेहतर हैं। इसका मतलब है कि बाहर से पैसा आ रहा है। टैक्सेस का निज़ाम, टैक्स रिकवरी, FBR है या सिंध रेवेन्यू बोर्ड है सूबे लेवल पे, उनके अभी साल पूरा हुआ है माली साल, तो उनके टारगेट्स बहुत अच्छे रहे हैं। जो सालाना रिपोर्ट आई है FBR की हो या सिंध रेवेन्यू बोर्ड की हो, उनके टारगेट्स बहुत तो ये सारे इंडिकेटर्स बता रहे हैं। और इंटरनेशनली आलमी सतह पे भी ये तस्लीम किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो 2 साल 2.5 साल पहले ज़वाल पजीर मईशत थी और डिफ़ॉल्ट की तरफ हम जा रहे थे, आज हम कदरे बेहतर सूरत हाल पे खड़े हैं। तो इस हुकूमत ने एक काम ये किया है कि मईशत को बेहतर किया है, लेकिन फिर मैं वो कहूँगा कि अवामी सतह पे क्या बेहतर हुआ है देखना ये पड़ेगा। अवामी सतह पे महंगाई कम नहीं हुई है, इसको देखना पड़ेगा। महंगाई को हर सतह पे नीचे लाना पड़ेगा। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसको नीचे लाना पड़ेगा। डॉलर काफ़ी अरसे से हालांकि मुस्तहकम है कि बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन उसको और डाउन करना पड़ेगा ताकि मईशत को मज़ीद फ़वायद मिले और आम आदमी को सहूलत मिल सके। आम आदमी को जो है वो सहूलत मिल सके। अच्छा, इसमें ये चीज़ बड़ी देखने वाली होती है कि अब ये क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो रही है तो चीज़ें आगे और कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगी। बिल्कुल, है ना, यकीनन बेहतरी की तरफ जाएगी और ये उम्मीद की जा सकती है। ये हुकूमत देखिए, इंटरनेशनली IMF का आपके एतमाद बढ़ा है। एक वक्त ऐसा था, एक वक्त आप याद करें जब PTI की हुकूमत ख़त्म हुई थी और ये आर्जी गवर्नमेंट आई थी इलेक्शन से पहले, तो IMF ने हाथ उठा लिए थे और ये सूरत हाल थी कि अगर IMF ने कर्जा नहीं दिया तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, है ना। लेकिन फिर पड़ोसी ममालिक ने, सऊदी अरब ने हमारी मदद की, चाइना ने हमारी मदद की, फिर IMF को थोड़ा सा एतमाद हुआ जिसके बाद हमें पैसा मिला। लेकिन इलेक्शन के बाद जो नई हुकूमत आई है उसने मज़ीद
उस अपनी IMF के साथ भी अपने रवाबित को बेहतर रखा। वो अलग बात है कि IMF की वजह से हमारे बजट में टैक्सेस की शरह में इजाफा हुआ है। बहुत सारे नए टैक्स लगे हैं। अभी ताजर बिरादरी भी वावेला कर रही है, 2 दिन पहले हड़ताल थी, आपने देखा। उसी वजह से ये जो नए टैक्सेस आयद हुए हैं, इस वजह से इनको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इन टैक्सेस का भी ज़ाहिर है कि असर तो मुझ पे और आप पे पड़ना है ना। अब 2 लाख रुपए से ज़्यादा जी आप कैश निकालेंगे तो आप पे टैक्स लगेगा। सही, बिल्कुल। अब तो अल्टीमेटली जितने भी आप टैक्स लगाएंगे उसका इम्पैक्ट आम आदमी पर पड़ेगा। असर उसका मुझ पे, आप पे, या हमसे भी जो गरीब क्लास के लोग हैं उन पे उन टैक्सेस का असर पड़ना है। इसको रोकना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। चलिए जी, एक और स्टोरी जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं, और ये स्टोरी है जी कराची PTCL की रिहायशी कॉलोनी से, जहाँ के जो मकीन हैं अब ज़बरदस्ती बेदखली के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है, उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। आज इस भाई क्या इनकी रिजर्वेशंस हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है PTCL। इसमें PTCL का सीन ये है कि काफ़ी साल पहले PTCL को प्राइवेटाइज किया गया था। उसको बाद फिर बैरूनी कंपनी को सेल किया गया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। लेकिन जो उनकी कॉलोनियाँ हैं, उनके जो असासे हैं, उस पर PTCL के मुलाजमीन अभी भी बैठे हुए हैं। अब कॉलोनियाँ लोगों को अलाट हो गई थी, लोगों को घर अलाट हो गए थे, सब कुछ हो गया था। अब मुझे न जाने क्या इशू है कि शायद कुछ असासों का मसला है कि कह रहे हैं कि जब PTCL को बेचा गया था तो असासे भी बेच दिए गए थे। अब शायद वो उनको खाली करवाया जा रहा है, इस तरह का कुछ सीन है। इसकी कोई हमारे पास ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर PTCL चूँकि सेल हो चुका था, ये उसी तनाजुर में इसको देखा जाए, उसी तनाजुर में देखा जाएगा। चलिए जी, यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके साथ मजीद टॉप स्टोरीज शेयर करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी FM। वेलकम बैक। अच्छा जनाब, ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सिक्योरिटी इदारे की जो रिपोर्ट है उस हवाले से खबर है कि OICC ने सिक्योरिटी सर्वे 2025 के नताइज जो हैं वो जारी कर दिए हैं और बड़े शहरों में सिक्योरिटी सूरत हाल में नुमाया बेहतरी है। अच्छा जी, अब क्या हुआ है कि जो OICC आई है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्राइम्स में कमी हुई है, ये उनकी रिपोर्ट आई है। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो कराची क्राइम्स हैं उसके अंदर जो है वो कमी आई है। अच्छा, 70% से ज़ायद गैर मुल्की सरमायाकारों ने जो है वो बेहतरी की रिपोर्ट दी है कि क्राइम रेट जो है वो कम हुआ है। ख़ास तौर पर बड़े शहरों में मुलाजमीन के ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ में जो है वो बेहतरी आई है। बलूचिस्तान में जो है वो सिक्योरिटी की सूरत हाल तशवीशनाक है, जबकि पेशावर में अब भी कम महफूज शहरों में जो है पेशावर का शुमार हो रहा है। अच्छा, बलूचिस्तान में संगीन जराइम में इजाफा हुआ है, मुल्की रुझान को जो है वो मुतासिर कर रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए सिक्योरिटी अब भी 3 बड़े खदशात में शामिल, जबकि सरमायाकारी के एतमाद के लिए जामे और मुस्तकिल इकदामात नागुज़ीर। आजिज़ भाई, कराची में एटलीस्ट ये देखें वही थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे क्राइम की। तो देखिए, मैंने कहा ना ये अच्छे इंडिकेटर्स हैं। इस रिपोर्ट में जो आपने अभी पढ़ी है कि कह रहे हैं कि कराची में क्राइम की शरह कम हुई है। यही हमारी पुलिस कहती है कि क्राइम की शरह जो है वो बतदरीज कम हो रही है। लेकिन मैंने कहा ना उसका जो मंजरनामा है वो हमें नज़र नहीं आता। हमें तो वही नज़र आता है कि रोज़ाना लोग लूटते हैं, रोज़ाना जो है मोबाइल स्नैचिंग होती है, रोज़ाना मोटरसाइकिल चोरी होती हैं, गाड़ियाँ छीनी जाती हैं, डकैतियाँ होती हैं, ये हम डेली देख रहे होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि दुनिया भी तो हमें देख रही है ना। हम तो देख रहे हैं, हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं, लम्मा हमारे C21 पे रिपोर्ट हो रहा होता है। छोटे से छोटा क्राइम का वाक़या भी हम रिपोर्ट करते हैं। एक डकैती होती है, हम रिपोर्ट करते हैं। छोटा सा छोटा वाक़या भी चैनल पे, हमारे चैनल पे तो रिपोर्ट होता है, इसमें कोई शक नहीं। कोई और करे या ना करे, हम छोटे से छोटे वाक़या को भी रिपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद दुनिया की भी हमारे ऊपर नज़र है। तो OICC की आपने खबर पढ़ी है, खुद कह रहा है कि कराची में क्राइम की शरह कम हुई है। तो इसका मतलब है कि ये अच्छा साइन है, अच्छा इंडिकेटर है कि हमारे पास कराची चूँकि हमारा मुआशी हब है, इसलिए कराची में अगर क्राइम की शरह कम होती है तो ये खबर जो आलमी सरमायाकार हैं उनको अट्रैक्ट करती है। हम तो छोटे क्राइम की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आलमी तौर पे भी जहाँ यहाँ पे रोज़ाना लोग वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करते हैं और उस बात का इजहार करना चाहते हैं कि वो यहाँ पे सरमायाकारी करना चाहते हैं, जो लोग अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। वो अपना सूबा सिंध में या सिंध के बड़े शहर कराची में
कराची में देखिए 3-4 किस्म की इन्वेस्टमेंट के लिए कहा गया है और अभी ये इन्वेस्टमेंट हो भी रही है। हाँ। चाइना ने हामी भरी है। चाइना यहाँ पे अपने बस बनाने की फैक्ट्री लगा रही है कराची में, बहुत बड़ी बात है। अगर यहाँ पे असम्बल होके बस बजाय हम ये बड़ी बसें जो चाइना से मंगवाते हैं, ये ईवी बसें जो इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं, अगर वो यहाँ पे बनना शुरू हो जाए तो उनकी कीमत में बहुत बड़ी कमी आएगी। बजाय चाइना से बाहर मंगवाने के यहाँ वो बस तैयार होती है, तो यहाँ लोगों के बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और उसके साथ यहाँ उसकी कीमत कम होगी। ये सारे मामलात जो हैं, ये OICC की खबर उन हवाले से हमारे लिए काफ़ी बेहतर है। सही कह रहे हैं कि ये जो OIC की खबर है ना, उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया आजिज़ भाई, आप हमारे शो पर आए। अच्छा जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि कराची का जो मौसम है वो और कराची का इस औसम मौसम में जो है वो शहरी पहुँचे हैं कि भाई थोड़ा सा नाश्ता कर लिया जाए, थोड़ा सा जो है वो कुछ खा पी लिया जाए। और ये जो इतना ज़बरदस्त मौसम हुआ है इसमें लोग पहुँचे नाश्ते पे। तो ज़रा ये देखिए कि रमशा क्या बता रही है हमें। मॉर्निंग सबा, इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ एक ऐसी शॉप पर जहाँ पर जो है अब वो हलवा पूरी जो है वो बनाई जा रही है। और कराची वाले, अब हम मौसम भी देख रहे हैं कि कराची वाले में ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो रही है, मौसम भी बेहतर है और इम्कान है कि कराची में आज भी बूंदाबांदी हो जाए। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि हलवा किस तरह बनाया जाता है, हलवा पूरी के साथ क्या क्या चीज़ें सर्व की जाती हैं, क्योंकि इस शॉप पर जो है वो हम रश भी बड़ा देखने को मिलता है। सर मुझे बताइएगा क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर सेल करते हैं, हलवा पूरी के साथ क्या क्या चीज़ें जो है वो जो यहाँ पर लोग आते हैं वो खाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग भी जो है इस शॉप पर बड़ा आते हैं। क्या क्या क्यों फेमस है यहाँ पर जो है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बहुत पुरानी शॉप है और हलवा हमारा देसी घी का होता है, चने की तरकारी होती है, आलू की भाजी होती है, अचार होता है, मज़ेदार हलवा पूरी होती है माशाल्लाह से। क्या इतवार को भी रश होता है या फिर रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसा ही रश होता है या सिर्फ इतवार? नहीं, इतवार को तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होता है और आम दिनों में भी काफ़ी हमारे पास काम होता है और फैमिलियाँ आती हैं हमारे पास। VIP फैमिली हॉल बना हुआ है AC वाला, और जेंट्स हॉल भी है हमारे पास। जी जी बिल्कुल, फैमिली हॉल भी बनाया गया है और यहाँ पर भी बैठ के जो मर्द हजरात है वो यहाँ पर आके जो है वो नाश्ता करते हैं हलवा पूरी का, और हलवा पूरी का नाश्ता हम भी इंजॉय करेंगे, आप भी जो है वो इंजॉय करें। जी बहुत शुक्रिया रमशा, बिल्कुल हम भी इंजॉय करेंगे। और अभी क्योंकि हम ब्रेक पे जा रहे हैं तो मैं भी जो है वो चाय ब्रेक लूँगी और उसके बाद मैं भी, हलवा पूरी तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं बिस्किट वगैरह कुछ ज़रूर खाऊंगी। तो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, हेडलाइंस के बाद वापस आते हैं, करेंगे ढेर सारी बात। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे कि भाई शादी या फ़ोटोशूट। अब इससे आपके जहनों में ये बात आ रही होगी कि शादी है तो फ़ोटोशूट तो हो गई। हाँ ऑब्वियसली शादियों में फ़ोटोशूट होता है, लेकिन ऐसा फ़ोटोशूट जो मेहमानों के लिए भी अजियत बन जाए और ख़ुद आपके लिए भी अजियत बन जाए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि अब शादियों में जब किसी को इन्वाइट करते हैं तो एक उनकी कोशिश ये होती है कि जी सिलेक्टेड लोग आएँ, चलें बुलाना भी चाहिए जिनको आप बुलाना चाहते हैं, जिनसे आप मिलना चाहते हैं। दूसरा, फिर मैंने जो है बहुत सारे लोगों से जब बात की और मुझे बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पर ये मैसेजेस किए कि आप ये बात ज़रूर करें कि अब जो शादियां हैं ना वो सिर्फ लोग अपने लिए कर रहे होते हैं, दो फैमिलीज आपस में कर रही होती है, लेकिन जो मेहमान है ना वो बहुत इग्नोर हो रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर कोई मेहमान आपसे मिलने भी आ रहा है, जिसके घर में शादी है उससे मिलने भी आ रहा है, बात करने भी आ रहा है, तो होता कुछ इस तरीके से कि वो आपको इस तरह से अटेंड ही नहीं करते, क्योंकि वो तस्वीरों में और इस तरह से फुटेजेस में और वो सारा जो एक इंस्टा रील और सोशल मीडिया के लिए पूरा प्लान किया गया एक प्रोग्राम होता है, उसमें कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें जो है ना वो मिस हो जाती हैं। और ऑर्गेनिक चीज़ों में किसी की रिस्पेक्ट है, रख रखाव है, किसी से पूछना है, किसी से मिलना है। अब हर टाइम जो है कैमरामैन आपके सर पे अगर होगा और आप शादियों के खानों पे या लोगों से भी मिलने जा रहे होंगे तो बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं, बहुत सारे लोग उस तरह से हेजिटेट करते हैं, नहीं मिल पाते आपसे और आप अटेंड भी नहीं कर पाते लोगों को। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फरीन लोधी हैं और ज़फ़र रज़ा भाई हैं जो कि बहुत दिनों बाद हमारे शो पर आए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ज़फ़र भाई इतने दिनों बाद क्यों आए आप हमारे शो पे, ये बताएं। आप हमें वक्त नहीं दे रहे। ज़फ़र भाई आज के, हाँ आप बहन है हमारी, जब बुलाएंगे हम आ जाएंगे। हाँ, ज़फ़र भाई ये बताएं आजकल की शादियाँ इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियल क्यों हो गई हैं? मतलब वो रिश्तेदार जो पहले आपसे बड़े अच्छे तरीके से मिलते थे अब वो बिल्कुल रोबोटिक तरीके से आपसे मिलते हैं और वो कहते हैं हेलो हाय, क्योंकि उनको बिल्कुल प्रॉपर रहना होता है, कहीं उनका कोई हेयर स्टाइल ना ख़राब हो जाए, कहीं कुछ और ना हो जाए, तस्वीरें रील्स अब तो वीडियोस। दुल्हन को भी रोने नहीं देते कि इतने 1 लाख का मेकअप खराब हो जाएगा भाई। बिल्कुल है ना। बिल्कुल। असल में देखिए दो चीज़ें। हाँ। पहली ये कि
ये जो पैसे वाले लोग होते हैं जिनमें बहुत पैसा होता है, उनको पैसा शो ऑफ करने के लिए जो है बड़े इवेंट्स बड़े पसंद होते हैं कि भाई हमारे घर में शादी है तो खूब पैसा हम दिखाएं, हम ये करें, हम वो करें, वो करें। तो उनके यहाँ से जो चीज़ें शुरू होती है ना, वो मिडिल क्लास के लिए मुसीबत बन जाती है। हाँ, सही। ठीक है, उसका रिजल्ट ये हुआ कि हम सब लोग सिंप्लिसिटी से दूर होके और सारी आर्टिफिशियल चीज़ों के ऊपर आ गए। ठीक है, अब शादी में आप मेहमानों से नहीं मिला जाता, बस ये होता है कि एकदम से अचानक अंधेरा हो जाएगा, स्पॉटलाइट जो है दूल्हा दुल्हन पे, और ये मूवी चल रही है और ये सारी चीज़ें हो रही है, कोई आपसे मिल ही नहीं रहा। अब उसका रिजल्ट ये है कि मतलब शुरू वहाँ से हुआ, क्योंकि पैसे वालों को तो शौक है भाई कुछ ना कुछ हमें, हम पैसा खर्च करें, कुछ कर लें। अब वो मिडिल क्लास के लिए भी एक मुसीबत बन गया। तो वो जो शादी जब सब मिलते थे, बैठते थे, हंसी मजाक होता था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, क्योंकि हम सिंप्लिसिटी से जो है वो चीज़ें आर्टिफिशियल चीज़ों पे चले गए। सिंप्लिसिटी हमने छोड़ दी है, हमने रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस को छोड़ दिया। शादी में भी उन लोगों को बुलाते हैं हम जिन्हें हमें आगे फायदा हो कि भाई इनके साथ फायदा है, क्योंकि हम बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं आजकल। हम सिर्फ उनसे ताल्लुक रखते हैं जिनसे हमें फायदा होता है। तो वो शुरू वहां से हुआ, अमीरों के यहाँ से, क्योंकि उनको तो शो ऑफ करना है। आज मिडिल क्लास के लिए भी ये मुसीबत बन गया, और लाखों रुपए के पैकेजेस हैं कि जी आपने जो है वो दुपट्टा ऐसे करके और यूं करके और इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं और तस्वीरें, पता नहीं क्या हो रहा है। सही। तो वो अब इसको दोबारा सिंप्लिसिटी पे जाने के लिए मैंने आपसे कहा ना कि लास्ट टाइम मैंने कहा था कि एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है हमें, कि हम चीज़ों को सिंपल करें। जितना सिंपल करेंगे हमारे लिए भी अच्छा होगा और लोगों के लिए भी अच्छा होगा। लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा ये बताएं फरीन के आजकल की जो शादियां हैं, हम सब चाहते हैं कि खूबसूरत लगे, हम सब चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पर हमारी अच्छी पिक्चर्स हों, अच्छी फुटेजेस हों, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो ऑर्गेनिक शादी की पिक्चर्स होती हैं, जिसमें आप नेचुरली अपनी खाला से मिल रहे हैं, जिसमें आप नेचुरल अपने मामू से बात कर रहे हैं, जिसमें आप नेचुरल रो रहे हैं या नेचुरल आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, वो पिक्चर्स, या फिर वो पिक्चर्स जो कि एक पूरा एक स्क्रीन प्ले बना के एक अलग सेटअप में खड़े करके, आपने देखा होगा कि समटाइम्स इट लुक्स सो मच आर्टिफिशियल कि फादर जो है वो वहाँ से बाकायदा आ रहे हैं, वो पता लग रहा है कि यू नो ये प्लांटेड है, फिर वो जो है वो उनकी वालदा भी आ रही हैं, बहनें भी आ रही हैं, वो प्रॉपर सारी चीज़ें हो रही हैं। चले समहाउ आप ये सोशल मीडिया के लिए कर भी लें, आपकी चॉइस है कर लें, लेकिन इस सारी एक्टिविटी में जो आपके गेस्ट है ना वो बेजार हो रहे होते हैं। आप देखें कि बल्कि मैं जफ़र भाई से भी ये बात पूछूंगी, फरीन जब आप ब्राइड को ला रहे होते हैं तो सारा अंधेरा कर देते हैं, जब सब अंधेरा कर देते हैं उस टाइम पर तो सिर्फ वो फैमिली बिजी होती है, वो फैमिली इंजॉय कर रही होती है जो कि उनसे मुंसलिक होती है, ये जो उस फोटोशूट में होते हैं या उस वो पूरी जो रेड कारपेट से वो आ रहे होते हैं। उसके अलावा आधा घंटा पौना घंटा अंधेरे में जो बाकी अवाम है वो पजल हो रहे होते हैं, और अगर कोई ये समझ रहा होता है कि स्पॉटलाइट में दूल्हा दुल्हन को देख रहे हैं तो वो ब्राइड ग्रूम उनको उस तरह नजर नहीं आ रहे होते, क्योंकि यूजुअली यहाँ बैंक्वेट इतने छोटे हैं कि वो इतना अजीब सा लग रहा होता है, बाकी बेजार हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके फौरन बाद वो कहती जी डिनर का टाइम हो गया, खाना खुल गया घर। तो आपको नहीं लगता कि बहुत ही ज्यादा कुछ आर्टिफिशियल हो गया है, लोग बहुत रोबोटिक हो गए? आर्टिफिशियल की तो लेवल कुछ ये हो गया है कि अगर मैं बात करूं तो पहले भी मैं आपसे यही कह रही थी कि हम हमेशा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को पहले जी बिल्कुल। हाँ, दीन में हमारे जब शादी होती है निकाह की नहीं तो दीन इस्लाम में इजाज़त है कि एक नज़र जो है लड़का लड़की को, लड़की लड़के को देख ले, सही है। लेकिन आजकल इतना आर्टिफिशियलिज्म है कि हम लोग अपना दीन भूल गए, इवन अपनी पहचान भूल गए, अपना कल्चर भूल गए, कुछ नहीं मालूम होता। मतलब अगर आप समझ लें कि जो पिक्चर्स है ना, आगे तो शादी की आप बात करनी है वो तो एक ह्यूज इवेंट होता है, प्री प्लान होता है और हम सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन ये सेल्फी लेना, ये सारी चीज़ें लेना, ये एडिक्शन है, इसकी आदत हो गई है, एक नशा बन गया है। पहले की दुल्हनों को क्या होता था, आप जिस तरह की बात कर रही हो बिल्कुल सही कह रही है। मैं अगर अपनी अम्मी के ज़माने का आपको बताऊं तो मतलब मेरी अम्मी जो थी, हम ये नहीं कह रहे कि आप कोई चीज़ बैकवर्ड करें, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कम से कम जो गेस्ट आते हैं उनको भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट दें और उनको भी अपनी एक्टिविटी में थोड़ा सा इन्वॉल्व बुलाना ही इसलिए होता है कि गेस्ट जो आ रहे हैं वो बड़े हैं, उनके साए में दुल्हन रुखसत हो, उनकी दुआएं हो, बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन हम अपनी शो शामें वो सारी चीज़ों में जो ना उन लोगों को ही भूल जाते हैं। और अब तो कुछ माशरे का अंदाज ये हो गया है कि अगर कोई बुरा मान रहा है तो कोई बात नहीं, बुरा मान जाए, हमारा स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ मेंटालिटी बिल्कुल भाई। मैं अपना ही अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मेरे कजन्स में, मतलब मेरे जो फर्स्ट कजन्स हैं, अगर उनके यहाँ पर शादियाँ वगैरह होती हैं, हमें उनका कोई प्लान नहीं पता होता, ऑब्वियसली हम सब बिजी हैं, इतना ज़्यादा जाके नहीं मिलते, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी चीज़ें अलग से प्लान की होती है तो आप कितने भी क्लोज क्यों ना हो, लेकिन आप इन्वॉल्व नहीं होते, आप दूर से खड़े देख रहे होते और देख के आप उस तरह एंजॉय भी नहीं कर रहे होते
क्योंकि आप वो आगे तो सारे कैमरामैन है, बाकी लोग हैं, Exactly, तो exactly. मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब लोगों को, मेहमानों को आप अटेंड नहीं कर पाते, उनको सही रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, तो फिर आप उनको ऐसा क्या बुलाने करें का- कि सोशल मीडिया की रील्स पहुंचा दिया करें उन तक, उनको और बुलाने एक दिन का अलग से जरूरत और डिनर रख मजे लिया की करें। बात पता है हाँ, क्या हाँ। ये शादी की जो मूवीज हैं, फोटोज हैं, हाँ। ये बाद में 10 दिन 12 दिन के बाद ये सारी जिंदगी सड़ते रहते हैं। कोई नहीं देखता उसको। नहीं, अब सोशल मीडिया के बस लिए सोशल शादियां मीडिया होती है भाई, कि सोशल उसके मीडिया हिसाब से करना है आप arrange। कितने दिन तक डालेंगे? हाँ। 2-4 दिन डाल लेंगे, उसके बाद वो भी पुरानी हो गई, वो भी पुरानी हो उसके बाद एक्सपेंसिव लिबास और वो हाँ, सारी वो खत्म। चीजें जो पहनी गई हैं मतलब वो तो असल रिकॉर्ड में हो बात ये कि हमें ये समझ नहीं आता कि शादी का जो इवेंट है हाँ, उसकी अहमियत सिर्फ है निकाह और वलीमा, बस। सही। ठीक है, हाँ। हम लोग ये समझते हैं कि शादी का इवेंट जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है। सादगी तो खैर वैसे ही ठीक खत्म हो गई है। अब हाँ, आप ये सोचे कि शादी का जो इवेंट है ना उसकी कोई अहमियत ही नहीं, आपको पता है। सही। वहां से तो आपकी जिंदगी तो दूसरे दिन से शुरू होगी कि आपकी जिंदगी कैसी जा रही है। जिंदगी कैसी जा अब रही हम है। लोगों ने सारा कंसंट्रेशन जो है ना उस इवेंट पे डाल दिया इवेंट कि पे बस हम जो है वो सोशल मीडिया के लिए बना लें और बाद में कितने दिन अपलोड कर लेंगे आप वो तस्वीरें। सही। 2-4 दिन पता में है क्या, खत्म। उन सारी चीजों में तो लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं। हाँ, जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि हम निगलेक्ट कर रहे हैं रिश्तेदारों को और अपने दोस्त अहबाब को, हाँ। फिर इन सारी ना कहीं नाराजगियां भी होती हैं, फिर वो सो लॉन्ग चलती हैं, वो कितने कितने अरसे तक लोग नाराज हैं, हाँ। हमें कुछ नहीं पता, और कब सही। जिंदगी की शाम हो जाए ये भी नहीं हाँ, मालूम। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इशू ये होता है ज़फ़र भाई कि ना अब लोगों ने इतना ज़्यादा इसको इवेंट बना लिया है, यानी जब किसी की फैमिली में शादी आती है तो उससे पहले, सबसे पहले वो ये सोचते हैं जी हम रुखसती किस तरह से करेंगे, हम जो है वो ढोलकी कहाँ करेंगे, और दिमाग में ये चल रहा होता है कि सोशल मीडिया पर रील्स अपलोड करनी है, सोशल मीडिया के लिए चीज़ें करनी है। आप ये सारी चीज़ें करें, आप धूमधाम भी करें, आप रील्स भी अपलोड करें, आप नए ट्रेंड से शादियां भी करें, लेकिन इतना अजीब लगता है। अब देखें, साइट्स पे बैठे हुए जितने मेहमान हैं वो ऐसे एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि उनका शायद इस इवेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो यही देख रहे होते हैं कि नज़र तो कुछ आ नहीं रहा, जब तस्वीरें अपलोड होंगी तो बोर देख हो रहे लेंगे। अभी ये जो ट्रेंड है ना इस तरह का है, बहुत सारे लोग ठीक से आके लोगों से मिलते भी नहीं है। हमारे अपने ख़ानदान में इस तरह की बहुत सारी ख़वातीन हैं, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ या अम्मी की बात करूँ तो अम्मी कहती हैं कि भाई जब हमारी शादियाँ हो रही थी तो अम्मी की शादियों में ये सारे लोग इस तरह से होते थे कि उनको पूरी तवज्जो चाहिए होती थी, सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर चाहिए होती थी, खाला को नहीं पूछा कि फलाना को नहीं पूछा और ये नहीं किया। और अब जो है यही लोग जो है रोबोटिक बन के ऐसे पीछे खड़े हो जाते हैं, सलाम किया और बस बैठ जाए, और उसके बाद ताल्लुक खत्म। उसका पता है एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है, जैसे आप कह रही हैं कि हमने सोशल मीडिया के लिए या फोटोग्राफी के लिए या महंगे महंगे लिबास और आर्टिफिशियल दुनिया, शादियाँ होती थी ना तो उनकी धूम होती थी कुछ अरसे पहले से। तारीख ठहर रही है तो मेहमान रुकने आ रहे हैं, तो फुप्पो आई हुई है, तो खाला आई हुई है, लड़की भी जा रही है अपने लोगों के मिलने के लिए। उसमें एक लड़की को भी एहसास होता था कि मैं एक नए घर में जा रही हूँ, नए रिश्ते में जा रही हूँ, तो मुझे इन सब लोगों को खैर बात कहना है, तो खुलूस भी है, मोहब्बत भी है। लेकिन अब तो सारी चीजें हमारे फैमिलीज में भी इस तरह की 2-3 शादी होती है। मैंने तो ज़फ़र भाई जो है ना फोटोशूट शादी नाम रखा हुआ है उन शादियों का कि भाई वो फोटोशूट के लिए होती हैं, क्योंकि वहाँ पर आप किसी से, वो फैमिली आपसे बात ही नहीं करती, वो लोग आपसे बात क्यों, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं होता, उनको सिर्फ रील्स बनानी होती हैं, उनको सिर्फ जो है वो इवेंट अपने कैप्चर करने होते हैं। एक परफेक्ट शादी जिसमें अच्छी रील्स भी हों, अच्छे मोमेंट्स भी हों और खूबसूरत जो है ना वो इवेंट भी हो, और मेहमान भी आपको बहुत खुश नजर आ रहे, सब एंजॉय करने वाले लोग मौजूद हो। शादी पहले ऐसी ही होती थी कि पूरा खानदान जो है मिलके एंजॉय करता था, वो सब किस तरह मिलके हो बैठते सकती है? हाँ, वो बैठ किस के तरह आपसे कहा ना कि हमें फिर वापस सिंप्लिसिटी की तरफ जाना पड़ेगा। हम लोग इतना आर्टिफिशियल लाइफ गुजारने लगे, इतना कि जिसका कोई हमारे पास मतलब वही नहीं। आप देखें ना, मैंने आपसे कहा ना जो चीजें आपने बना ली वीडियो वगैरह, क्या करेंगे आप उसका? 10-15 दिन बाद तो बेकार हो जाएंगी सारी। वो सोशल मीडिया पे रील्स वायरल बस हो गए, रील वायरल हो गई, 2-4 भाई लाइक आ गए, वीडियोस आ गए, अच्छा भाई बहुत अच्छे लग रहे, 2-4 लोगों ने कमेंट कर दिया कि जी बड़ी खूबसूरत लग रही थी आप, और ये बस इसके बाद अच्छा उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी आ गई जो मतलब पहले मतलब दूल्हा दुल्हन जो है वो वीडियोस में गले मिलने लगे, सही, वो पेशानी पे बोसा देने लगे दुल्हन की, ये सब चीजें तो हमारे यहाँ नहीं थी ना। सही, मतलब ये कल्चर का हिस्सा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कि पहले लड़का लड़की को एक नजर देखने की इजाजत होती, लेकिन अभी दूल्हा से पहले सारे मूवी मेकर, सारे फोटोग्राफर ये सब देख रहे होते हैं दुल्हन को, उसके बाद कहीं जाके बारी आती है। और बिल्कुल जाके आफ्टरनून से जो है वो शूट्स वगैरह शुरू हो जाते हैं, और फिर वो जो है ना उसके बाद भी शूट्स होते रहते हैं, कि यानी कि दिन से जो है वो दुल्हन को तैयार करते थे, फिर वो एक स्पेसिफिक जगह होती है वहाँ पे लेके जाते हैं जो उन्होंने चूज की होती है। लाख रुपए का तो ब्राइडल मेकअप होता है इसका, सिर्फ ये रील बना रही है। हाँ बिल्कुल, लाख रुपए का जो है वो ब्राइडल मेकअप जो है वो हो जाता है, और शायद कभी कभी तो उससे भी ज्यादा, क्योंकि एक्सटेंशन ही जो है वो 1.5-2 लाख की आ रही होती है, और फिर उसके ऊपर जो एम्बेलिशमेंट होती है वो अलग होती है। वो अच्छी खासी लड़की को पेस्ट्री बना के भेज देते, सही है, वो दूसरे सही ना, वो दूसरे दिन मुंह खुलता है तो बिल्कुल वैसे ही पता चला।
ये मैंने नहीं कहा, ये जफर भाई ने कहा है। चलो जी, शो में हम वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई जिस तरह कहते हैं ना कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, इसी तरीके से शादियां जो होती हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन मेहमानों को कैसे खुश रखें, यानी कि जो आपके मेहमान हैं उनको अगर आप तवज्जो नहीं देंगे, उनको आप अच्छे से वेलकम नहीं करेंगे, उनको जाके आप नहीं पूछेंगे कि आपने खाना खा लिया या नहीं खा लिया, उनको आप अपने आप से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करवाएंगे, तो डेफिनेटली वो तो फिर ऐसा लगता है कि हमने बुलाया था तो कोई आ गया। ज़फ़र भाई, किस तरह से सम अप करें एक अच्छी शादी जिसमें रिश्तेदार भी खुश हो जाएं, क्योंकि पहले से अब अगर किसी को इनवाइट करेंगे और वो 10-10 दिन पहले रुकने आएंगे तो आपको पता है महंगाई है, बजट बहुत लोगों का आउट हो जाता है, तो रिश्तेदार भी इंजॉय करें और घर वाले भी इंजॉय करें, रील्स भी हों और सारी चीज़ें वही हों जिस तरह से होती हैं, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं लगे कि एक कोई शो चल रहा है और उसको चारों तरफ से लोग बैठ के देख रहे हैं और बाकियों का कोई ताल्लुक नहीं है, बाकी सिर्फ देख रहे हैं अच्छा ऐसा किया है, अच्छा अभी ऐसे, तो इससे तो फिर कोई अच्छा मूवी देखने चला जाए बंदा के बैठ के देखना ही है तो फिर जी। मैं हमेशा से ये बात कहता है हमेशा सबको कि भाई जितना आप चीज़ों को सिंपल रखेंगे, हाँ, इतनी ही चीज़ें आपकी आसान सिंपल रखें। अब देखिए अच्छा, ना, अब रुखसती भी तो बिल्कुल ट्रेंड में करनी है ना। आप एक देखिए, दो ही तो इवेंट है जो इम्पोर्टेंट है, हाँ। एक निकाह है और एक वलीमा है। बस आप उसको सिंपल रखें, मेहमानों को इज्जत दे। इतनी रील्स वगैरह आप कितनी रील्स बनानी है, वो लाखों रुपए के मेकअप इसमें डालने, भाई आप मत करें ना ऐसे। सही सही। हमारी अम्मा भी तो दुल्हन बनी थी, घर में खवातीन ने तैयार किया था उनको, सही है। और वो उनकी तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन लगता है कि यहाँ पे वो उस दौर में भी खूबसूरती थी और अच्छी थी, कोई ऐसी बात नहीं। अब ये जरूरी थोड़ी कि आप 2-2.5 लाख रुपए का मेकअप कराएंगे तो ही आप खूबसूरत लगेंगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ों को आप पैसे को वहाँ खर्च करें जहाँ से आप उसको अपनी फैमिली के लिए, रिश्तेदारों के लिए उन पे खर्च करें, उनको बुलाएं कि भाई आप आएँ, बैठें, एक गैदरिंग हो, मुलाकात हो, अच्छी बात हो। लेकिन अब वो जब तक हम ये आर्टिफिशियल लाइफ से बाहर नहीं निकलेंगे, हाँ, और सिंप्लिसिटी की तरफ नहीं जाएंगे, हम कभी भी चीज़ों को सही नहीं कर सकते। अच्छा ज़फ़र भाई, जब आपकी शादी हुई थी वो किस तरह की थी, मतलब उसमें आप लोगों ने किस आपको तरह पता है मेरी शादी मेरे खानदान की सिंपल तरीन शादी थी। अच्छा। यानी इसके ऊपर, हाँ, मैंने, क्योंकि मैं इसके खिलाफ था तो मैंने कहा अगर मैं इसके खिलाफ हूँ और मैं अगर ये काम करूंगा, हाँ, तो कल को मेरे स्टूडेंट्स तो, क्योंकि मैं टीचर हूँ, हाँ, बोलेंगे सर आप खुद इसके खिलाफ बोलते हैं, आपने खुद ऐसे किया। आपको पता है मेरा सिर्फ मस्जिद में निकाह हुआ है। अच्छा, सिंपल, सही है। कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास शादी की, हाँ, और वो भी सड़ रही है कहीं से अलमारी में, कोई नहीं देखता, पलट के 2-4 दिन आके लोगों ने बड़ी देखी, अच्छा भाई, अच्छा भाई, हाँ, उसके बाद कोई नहीं देखता। लेकिन तो आपको रिश्तेदारों ने कहा इतनी सादा शादी, भाई मेहंदी भी नहीं की आपने, तो वलीमा भी शानदार नहीं किया, आपने बारात भी, मेरी वाइफ की कजन्स थी, उन्होंने ढोलकी वगैरह रखी थी, मेरी बहनें गई थी, वो थोड़ा बहुत उन्होंने अपना कर लिया, बस सिंपल। यानी एक ऐसी शादी, सादा शादी वो होती है जो जिसमें मेहमान एंजॉय करें, अब मेहमान आए, मिले जुले, बातचीत हो, लोग आए, हाँ, बहुत सिंपल शादी की मैंने। सही। हालांकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई, को निशाना बनाया और लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि इन सारी चीजों पे पैसा खर्च करने से बेहतर है कि मैं ये पैसे अपने बेगम को दे दूं और वो उससे अपने लिए कोई चीज खरीद ले, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हाँ, ताकि वो दोनों के काम आए, आपके काम आए। ये सारा पैसा जो आपने उड़ा दिया एक इवेंट के लिए जिसकी कोई अहमियत ही नहीं, अहमियत शादी के दूसरे दिन से शुरू होती है आपकी जिंदगी की। आप समझते कि शादी का इवेंट ही बहुत बड़ा है, और मैंने तो ऐसे देखा कि बहुत शोर शराबे वाली शादी होती है और कुछ दिनों बाद पता चले जी तलाक हो गई, शादी खत्म। सही है, हाँ। जी जो 10 लाख का शरारा पहना था और ये पहना था, फिर वो झगड़े ये हो रहे थे कि हमने ये दिया था और उसने वो दिया था, और फिर अलग सी डिबेट शुरू हो जाती है। हाँ, सही कह रहे हैं। तो उससे ये होता है, और मजे की बात ये कि उससे ये होता है कि जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं उनके ऊपर बड़ा प्रेशर आता है, बहुत प्रेशर आता है। आज के दौर में किसी की 2 बेटियां ना, वो भी परेशान है, वो 2 बेटियों की भी फिर एक जैसी शादी करनी पड़ती है ना, कि अगर आपने एक बेटी की शादी जो है वो टाइमली बहुत अच्छे से तरीके से कर दी और अब दूसरी बेटी के टाइम पर आपके पास शादी करने के लिए उस तरह से पैसे नहीं है, तो लोग कंपैरिजन करते हैं कि पहली बेटी को तो जो है ना वो इस तरीके से, आजकल तो बहन कंपैरिजन होता है। हाँ, मेरी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, अम्मी की नजर में वो ज्यादा थी, हाँ बिल्कुल सही कह रही है। तो मैंने बहुत सिंपल शादी की थी, और क्योंकि मेरा जो फोकस था वो ये कि मैंने अपनी बेगम से कहा ये जो पैसे है ना तुम इस्तेमाल करो, सही, तुम इस्तेमाल करो, तुम अपने लिए कोई चीज ले लो। और वहां से पता चला कि भाई शादी के बाद असल जिंदगी तो वहां से शुरू होती है, उस इवेंट की यकीन करे कोई वैल्यू नहीं। असल में ये जो आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिंपल सिटी में पहले ये होता था हमारे पास कि हम लोग जो ना असल में लाइफ पार्टनर ढूंढते थे,
असल में एक अच्छा खानदान ढूंढते थे। हाँ, शादी ये का बहुत मकसद अच्छी बात होता है था कि कि खानदान अच्छा मिले, ढूंढते, पार्टनर हाँ। अच्छा मिले, बेटा हाँ। या बेटी शादी के बाद एंजॉय कर सके अपनी Enjoy कर जिंदगी सके, को, हाँ, जो सही। असल में अल्लाह पाक ने एक अज़दवाजी बिल्कुल, जिंदगी हाँ, बनाई है। सही। लेकिन आजकल की इस धूमधाम में ना वो चीज़ें गुम हो गई हैं। गुम हो सारी गई। चीज़ें यही होती हैं कि अगर हम दुल्हन वालों पे अच्छा इंप्रेशन डाल दें, दूल्हा वाले सोचते हैं कि हम दुल्हन वालों पे अच्छा इंप्रेशन डाल दें। हाँ। जैसे मेरी अभी रिश्तेदारों में एक शादी थी, उनका सिर्फ ये कहना था कि हमें कोई जहेज मत दीजिएगा, हमारे लिए डमी है, जबकि चाहिए सब कुछ था। लेकिन अच्छा। हमारे जो रिश्तेदार है ना, हाँ। वो आ रहे हैं कनाडा से, यूके से, तो आपको जो ना बैंक्वेट बहुत आलीशान होना चाहिए, फोटोग्राफी बहुत प्यारी होनी चाहिए। लिटरली ये क्या बात हुई? जैसे आप कह रही हैं कि आजकल का बजट जिस तरह चल रहा है, जिस तरह का माशरा चल रहा है, अब हर इंसान की जेब नहीं है। नहीं हो है। सकता है वो आपको जो प्रिटेंड कर रहे हो, आप उनके घर पे आए, हो सकता है जो दस्तरखान लगाए, जो चीज़ें हो वो तो कुछ और आपके हो, रिश्तेदार backside अगर कुछ कनाडा और या हो। अमेरिका से आ रहे हैं तो आप उनके लिए खुद अच्छा बैंक्वेट क्या- करके अरेंज लेकिन- करके दे दें किसी को, अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर यही हो सकता है, overcome दूसरे के करना ऊपर ना, क्यों प्रेशर overcome डालना। करना। तो मैं कह रहा हूँ हाँ। ये सारी Burden चीज़ों है। की वजह से बेटियों की शादी एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है मुसीबत पेरेंट्स बन के गई। लिए, सही बात है। हाँ, सही कह रहे हैं। क्योंकि इतना दिखावा। और अगर, दिखावा। भाई आपने पहली जफर बेटी भाई के- जो फोटो शूट के लिए जो कैमरामैन है, मतलब ये नहीं कि अगर कोई अपनी शादी अरेंज करता है ना तो वो लोग सबसे पहले आजकल ये सोचते हैं कि हम किस से शूट करवाएंगे, किसको पूरा किस से इवेंट ऑर्गेनाइज करवाएंगे, ढोलकी कहाँ होगी, मेहंदी कहाँ होगी। आप यकीन करें आधे से ज़्यादा जो बजट है ना वो तस्वीरों में, शूट्स में, और वो कैमरामैन का बजट होता है नहीं, उसमें एक और शादी इंसान कर ले जितना बजट जो है ये सिर्फ तस्वीरों का और तस्वीरों में, और shoots का इसमें होता हम है, इतना इन सारी पैसा चीज़ों ज़ाया का। मैं यही तो कह रही हूँ कि अगर मैं अपनी अम्मी की शादी की, अगर इस जनरेशन हाँ। इस जनरेशन से कंपेयर करूँ सही। तो अभी मैंने अपने भाई की भी की है। अगर मैं ऑफ शो में बैठ के बातें कर रहे हैं हम लोग, इतना एक्सपेंस ये सारी हाँ। पीक पेंडेमिक में हम लोगों ने शादी करी बड़ी धूमधाम से, क्योंकि अच्छा। अम्मी की ख्वाहिश थी कि नहीं मेरा पहला बेटा है। हाँ। भले लोग उस वक्त छतों पे शादी कर रहे थे, एक अच्छा एडवेंचर हाँ, था, हाँ, मौका कि हाँ। सफेद पोश लोग भी जो थे अपनी बेटी ब्याह रहे थे, ब्याह अच्छी रहे थे, सारी हाँ, अच्छी सही तरह बात सारी है, चीजें हाँ, हो रही सही, थी। हाँ। लेकिन नहीं भाई, सारी चीजें सारी रस्मात हुई। तो मम्मी से नहीं, पूछती हम हूँ कि इस अम्मी, चीज के खिलाफ नहीं कि आप रस्में ना चीज़ ना करें, करें। शादी अच्छे से लेकिन ना बस करें, ये है कि अपना करें, ethics लेकिन ना कम भूलें। से कम जो आज का मौजू है वो ये है कि शादी इस तरह की करें कि बाकी लोग भी जो है उसमें Neglect इन्वॉल्व ना हो। होके वो कम से कम एंजॉय तो कर लें। अब जब आप इतनी रोबोटिक शादी करेंगे, मतलब शादी का जो मकसद है वो सिर्फ सोशल मीडिया, इंस्टा रील्स ही है, तो जो बाकी लोग आते हैं फिर आप उनको ऐसा किया करें, इनवाइट ही ना किया करें, उनको भेज दिया करें, आप Reels ही भेज रील्स ही दिया भेज करें, दिया send करें। कर दिया करें। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे गेस्ट ऐसे होते हैं जो इस वजह से इग्नोर होते हैं, बहुत सारे गेस्ट ऐसे होते हैं आपके जो कि जिनकी शादियों में आपने डांस किया हुआ होता है, लेकिन जब आप उनके वहाँ जा रहे बारी होते हैं तो आती है। आप बहुत डिस्टेंस पे बैठ के सिर्फ वो जो एक सो कॉल्ड जो कहना चाहिए ना कि सोशल मीडिया जो चल रहा होता है उसके ऊपर जो शो चल रहा होता है वो आप और देख फिर रहे होते बैठा हो, बस आप मेहमान बैठ सोच के रहा देख रहे होता है थे, अच्छा अब ब्राइड आ गई है, अब ग्रूम चली गई है। लोगों के लिए शादी का मकसद बस यही रह गया कि चलो देख कर आएंगे कि एंट्री कैसे हो रही है दुल्हन की, दूल्हा ने क्या पहना हुआ है, वो खुद बेचारों की जो खुशियां हैं किस ना वो तरह की माइनस हो शादी जाती होगी हैं। हाँ, इनकी, पता तो उनकी लगे। खुशियां माइनस हो जाती हैं। तो अब जफर भाई ने कहा ना कि इसका हल ये है कि सादगी से शादी बिल्कुल ऐसे करें। ही। जब आप हमें सादगी से शादी करेंगे तो फिर आपके घर में मेहमान आएंगे, जब मेहमान आएंगे तो जितनी जगह होगी वहाँ लोग बैठेंगे, ढोलकी रखेंगे, बातचीत करेंगे, सब एंजॉय हंसेंगे, करेंगे। enjoy नहीं करेंगे। देखिए, अगर सादगी ये से होता शादी है ना, होगी हाँ। तो उसमें सबसे पहला इफेक्ट जो हाँ। इफेक्ट पड़ेगा ना वो ये है कि हम अपने दीन से करीब होंगे। दीन से खुतबा करीब क्या होंगे। हो रहा है, खुतबे हाँ। में क्या बयान किया जा रहा है, हाँ। शादी की अहमियत क्या अहमियत क्या है, हाँ। बड़ों की अहमियत क्या है, बड़ों की दुआओं की अहमियत क्या अहमियत है, क्या हमारी है। जिंदगी को किस तरह सवार देती हैं, उन सारी चीज़ों पर हम गौर करना शुरू करेंगे। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये सारी चीज़ों के ऊपर ना गौर करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जफर भाई, अब क्योंकि सादगी वाला ट्रेंड तो नहीं रहा, मतलब सादगी से तो लोग शादी करने को ये समझते हैं कि भाई कहीं गरीब तो नहीं है ये, कहीं इनकी ऐसा तो नहीं है कि है कोई ऐसे हों जिनके पास पैसे ना और उन्होंने देखिए सादगी से चीज़ें निपटा दी। अब सादगी वाला ट्रेंड रहा नहीं, अब तो या शादियों का ट्रेंड वो है कि बिल्कुल ही गरीब आदमी जो है वो दो जोड़ों में अपनी बेटी बिहा दे, ठीक है, या फिर बहुत ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगा कि हाई फाई शादी, मिडिल क्लास लोग भी कर्जे लेके भी हाई हाँ, यही तो मैं फाई शादियां कर रहे हैं। भाई ऐसे हैं मेरे दोस्त जिन्होंने शादी के बाद 7-7 साल तक लोनें भरी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इतनी- शादी शादी में के जो बाद खर्चा 7 किया साल, है, हाँ 7 साल लोन भरी ऑफिस में, क्योंकि जी Oh शादी में God! इतना खर्चा किया Oh कि भाई बहुत God! बड़ा हॉल बुक कराया और 10,000 लोगों को बुला लिया और ये कर कमेटी लिया, डाला है, कोई लोन ले और रहा है, उसके वो बाद सारी 7 चीज़ें। साल ऐसे दोस्त हैं मेरे जिन्होंने 7-7 साल लोन भरी है ऑफिस के, My God! शादी में इतना खर्चा किया, और वही पैसा बाद में उनके वाइफ के हस्बैंड के काम आ सकता था और कहीं वो और बहुत काम कुछ आ करते- सकता हाँ, सही था। आप बात है। सादगी से कर लेते भाई, कोई और ऐसी बात अगर नहीं। इसी का एक सही। बैड इम्पैक्ट हम देखें, अगर शादी हुई इतनी धूमधाम सब चीज़ों में हो, फिर अगर शादी खत्म हो गई तो वो लोन भी चल वही रहा है, तो वो कह रहे चीज़ें हैं भी वो हो कि गई हैं। अगर सारी चीजें अगर अच्छी, वो बिल्कुल आप बेगम से बनी नहीं और बनी शादी नहीं, खत्म हो गई खत्म तो
तो फिर क्या होगा? हम तो सोशल मीडिया के लिए शादी करने लगे ना, मतलब फेसबुक पे लगाएंगे, इंस्टाग्राम हाँ, पे। वही ना। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि बेटा आप फेसबुक पे जो है शादी कर लो, इंस्टाग्राम पे वलीमा कर लो, कोई टेंशन ही नहीं है। सही है, ये सही है। ये आपने बहुत परफेक्ट बात की हमें है। जरूरत ही क्या है बुलाने की भाई आपको? यही इतनी देर से मैं भी यही बात कर रही हूँ और जफर भाई भी यही बात कर रहे हैं कि भाई मेहमानों को बुलाने की आपको जरूरत ही नहीं, आप कैमरामैन बुलाएं, शूट कराएं और इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दें और बस सारे खत्म हो गया। रिश्तेदारों को टैग कर दें कि जी मसला ही थैंक यू नहीं। वेरी मच फॉर वॉचिंग। मतलब यही होता है ना नहीं हो आजकल, सकता है। यही है मकसद। और हम लोग ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर देंगे, ऑनलाइन शादी का नहीं होती है खत्म सारी कहानी। चीजें, ये भी सही है। सही, अब तो तो पीछे आगे ना बैठे मोबाइल में बैंक की ऐप खोल के जो है सही है। ट्रांसफर कर देंगे, पीछे भाई ले लो भाई बैठे पैसे हुए ले लो। दोस्तों से ये ये आपके सोच रहे शादी थे की रिश्तेदार कि मुझे हमने गालियाँ। तो इनकी शादी में बड़ा हल्ला गुल्ला किया था, हमने अपने ऑफिस को भी मिस कर दिया, तो हमने अपनी चीजों को भी मिस कर चीज़ों को दिया। भी miss कर आज दिया। इनकी शादी है तो हम सिर्फ बुद्ध बन के सिर्फ मॉडलिंग देख रहे हैं। वही हाँ, बात वही बात है कि सोशल मीडिया पे देख रहे हैं सारी चीजें। सोशल मीडिया पर देख लें सारी चीजें, क्योंकि आपके इतने करीबी रिश्तेदार होते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि अच्छा कब स्टार्ट होगी जी वेन्यू, कब स्टार्ट होगी जी आपकी तकरीबात, इतने बजे स्टार्ट होगी। वो गए, उसके बाद उन्होंने वो सारी तकरीबात देखी और वो नहीं तो वापस अब आ तो गए। लोगों को पहले- ये भी नहीं पता कि गेस्ट चले अरे गए आप ये वापस। सोचे कि अब तो शादी के कार्ड भी व्हाट्सएप पे आने लगे। हाँ, पहले तो ये शादी ये के कार्ड ऐसी हुआ ही बाकायदा बन जाता कार्ड है। देने व्हाट्सएप जाते की थे। एक रील हाँ, बन जाती शादी है, के तो कार्ड पार्टी व्हाट्सएप होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले तो जाते थे बाकायदा शादी के कार्ड देते थे, हाँ। और बोलते थे कि भाई आपने जरूर आना है, जरूर और आना है, अब तो व्हाट्सएप कर देते यार जफर आ जाना। लेकिन इसमें उसकी है आप ना पता है क्या मतलब- जफर भाई, उससे आप देखें ना कि जो व्हाट्सएप ठीक है, इट्स ओके कि आप किसी को व्हाट्सएप कर दे शादी का कार्ड, लेकिन जो जाके शादी का कार्ड देके कार्ड इनवाइट देते, करने का invite मजा किया है। जाता है, ट्रेडिशन हमें याद बुलाया होता था, जाता अपनी है। तहजीब हाँ। याद होती थी। जब सही, हम किसी बिल्कुल। के पास जाते हाँ, थे इनवाइट करने हाँ। के लिए, तो दूसरे को भी एहसास होता था कि यार ये चल क्या है मेरे पास। हमारी मुझे फैमिलीज respect में दे मेरे रहा है। फादर ने अपने भाइयों की और बहनों की, अब्बू ने जिस तरीके से चचा फूफी की जब हुई शादियां, तो उसमें वो ये भी ख्याल रखते थे कि जब मेहमान वापस जाएंगे ना तो उनको खाना भी देना है। खाना भी देना है। और वो हर एक मेहमान को रुखसत करने के लिए, सी ऑफ करने के लिए गेट तक जाते थे और देखिए- पूछते थे कि खाना दे दिया है या नहीं दे दिया है। मेरी बहन की शादी हाँ। बहुत धूमधाम से हुई थी, बड़ी बहन हाँ, की, अब वो हाँ। ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। सही। तो वो उनकी शादी में मतलब सब लोग याद करते कि यार जफर ने कितनी इज्जत दी थी हर एक को। Exactly। मामू पीछे बैठे हुए, हाँ। आप पीछे क्यों बैठे? पीछे क्यों उठा के बैठे? आगे लेके आगे आ रहे हैं लेके आ गए। सबको, हाँ, और बिल्कुल, इतना गेट को पकड़ के इतना लाना। सबको कि अभी भी याद करते कि याद यार बड़ी करते हैं, इज्जत दी थी बिल्कुल। यार। शादियां वही होती हैं जहां जाके, जिस बैंक्वेट में जाके, जिस तकरीब में जाके आपकी इज्जत हो, जहां पर जाके आपको ऐसा लगे कि आप उस जगह का हिस्सा हैं। वरना तो आप थिएटर प्ले देखने भी जा सकते हैं, वरना तो आप अच्छी मूवी देखने भी जा सकते हैं। उस इवेंट पे जो कुछ सारा कुछ हो रहा होता है वो सो कॉल्ड लोग बैठे हुए होते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम इस बात से होती है जफर भाई कि इतनी देर तक, आधे पौने घंटे तक ये जो लाइटें ऑफ करके जो ब्राइड और ग्रूम की एंट्री कराते हैं ना, तो इतनी देर में ना फिर आप एक काम किया करें, बाकी गेस्ट को कोई एक्टिविटी दे दिया करें कि वो बेचारे कुछ कर लें ना। वो मोबाइल की लाइट्स ऑन कर सकते क्योंकि वो जाहिर सी बात है फिर वो उस तरह से सब जगह पर लेकिन फैल रही मैंने होती है कई और जगह सारा ऐसा भी कुछ हो रहा देखा होता है। है हाँ। कि जैसे आप एक्टिविटी के लिए खाना खोल दिया हाँ, लोगों के लिए, नहीं वो और फिर फिर लाइट entry हो ऑफ रही करनी है ना उन्होंने, हाँ, क्योंकि ये वो भी है। स्पॉटलाइट में लेके Spotlight। आना है। तो भाई स्पॉटलाइट ना आप लाइट्स ऑन करके भी कर सकते हैं और वो अलग उसका इफेक्ट आ भी सकता है। लेकिन वो पौना घंटा, आधा घंटा, मतलब जो भी जा रहा है आ रहा है वहां से ना कोई गुजर सकता है ना कुछ हो सकता है, वो एंट्री हो रही है वही जा रही है। या तो फिर भाई आप जो है ना इतने बड़े वेन्यू सारे या जो मेहमान हैं वो भी डर के बैठे हुए होते डर के बैठे होते तो हैं भाई खुदा ने खासा किसी और से खातून हाँ। से टकरा गए तो ऐसा ना यहाँ चप्पल पड़ने शुरू हो जाए। और दूसरा सामान नहीं चोरी हो जाए और हाँ, वहां पर सामान बैठे हुए चोरी हो बच्चे जाए। रोना शुरू कर देते हैं। बच्चे चोरी हो जाए, हाँ, पता नहीं। कुछ भी हो जाए, लेकिन भाई गुप्त अंधेरा है और ब्राइड की हो रही है एंट्री, तो भाई पहले जो अपने वेन्यू है जहाँ से आपने ब्राइड की एंट्री करनी है वो थोड़े से बड़े ले लें ताकि बाकी बैठे हुए लोगों को कंजेस्टेड नहीं लगे। मतलब समर में जो है वो शादियां कर रहे हैं, कंजेस्टेड से बैंक्वेट है, इतनी सी जगह है, वहां से भी जो है ना वो और ब्राइड खाने की मूवी ना बनाए, मेहमान खाना खा रहे हैं ना उसकी मूवी ना अच्छा, बनाए। सादगी में ना बहुत बुरी एक लगी। और बहुत अच्छा पॉइंट था, वो ये था कि जब लोग आते थे उनको इज्जत दी जाती थी। पीछे पीछे जैसे जफर भाई ने जिक्र किया कि पीछे पीछे से मेहमानों को बुला के लाया जा रहा है कि नहीं वो पप्पा वहाँ बैठे हैं, मामू वहाँ बैठे हैं। तो जब उनका ग्रुप फोटो बनता था तो वो एल्बम भले वो पड़ी रहती थी लेकिन वो सालों याद भी रहती थी, क्योंकि अगर कोई उनमें से अल्लाह ना जब इंतकाल हो गया तो वो याद भी रहते थे कि यार ये शादी Memories develop हो जाती थी, होती हाँ, थी जो सही। सारी जिंदगी रहती थी साथ साथ। सही। चले जी, बहुत शुक्रिया जफर भाई, आप हमारे शो पर आए, फरीन आप हमारे शो पर आए। और ये एक ऐसा मौजू है ना कि इसमें हम लोग जितनी बात करते जाएं तो बातें जो है वो खत्म नहीं होनी। लेकिन क्योंकि अगले सेगमेंट की तरफ जाना है तो शो में या वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि आप अपनी दांतों की सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं। कीप वॉचिंग, स्टे। वेलकम बैक। दांतों की सेहत के हवाले से बात करते हैं कि आप अपने दांतों को कैसे बेहतर बना सकते हैं और आप अपने दांतों की जो हिफाजत है वो कैसे कर सकते हैं, दांतों की सफाई और इसकी स्केलिंग और कैसे ख्याल रख सकते हैं, मसूड़ों का ख्याल कैसे रख सकते हैं, और दांतों में आपके जो ठंडा गर्म लगता है
उसकी क्या वजूहत है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सदफ अनवर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, डेंटल सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं सदफ आप, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सदफ ये बताइए कि एक बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है, बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं कि दांतों में ना ठंडा गर्म लगता है। यानी कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों की कंप्लेन ये होती है कि दांतों में ठंडा लग रहा है, और वो कोई पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं तो उनको लगता है कि जी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या ठंडा लग रहा है। कुछ लोग गर्म कोई चीज़ पी रहे होते हैं तो वो कहते हैं नहीं, हमें बहुत फील हो रहा है, कुछ हमें गर्म लग रहा है। सम पीपल कंप्लेन अबाउट दैट कि हमें दोनों ही फील होते हैं। ये क्या सिम्टम है और इसके लिए क्या करना चाहिए? मल्टीपल कॉजेज़ हैं। अच्छा। मोस्ट कॉमन तो ये है कि जैसे हमारी डाइट, आप बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड यूज़ कर रहे हैं, ड्रिंक्स पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक जैसे हैं, और स्वीट जैसे चॉकलेट्स, इस तरह की चीज़ें आप खा रहे हैं, तो मोस्टली आपका जो है टूथ स्ट्रक्चर, इनेमल जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। अच्छा। जिसकी वजह से सेंसिटिविटी आपकी वो बढ़ जाती है दांतों बढ़ में। जाती है, सही। तो उसमें तो अगर तो आपका इनिशियली स्टेज है तो उसको तो आप रिकवर कर सकते हैं, जैसे फ्लोराइड टूथपेस्ट है, माउथ वॉशेज़ हैं। हाँ। और अगर तो वो डीप चला गया है, आपका टूथ स्ट्रक्चर ज़्यादा वो डैमेज हो चुका गया है, है, हाँ। तो फिर तो आपको डेंटिस्ट के पास विज़िट करना पड़ेगा उसकी रिस्टोरेशन के लिए। और फ्लोराइड ट्रीटमेंट्स हैं जैसे हमारे पास, वो आपको करवाने पड़ेंगे। सही, मतलब वो फिर ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। जी। और इसकी कोई होम रेमेडी होती है या काइंड ऑफ के जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा सजेस्ट करते हैं कि जी गागल कर लें, नीम गर्म पानी से गागल कर लें, बहुत सारे लोग करते भी हैं, उसको फ़र्क पड़ता है? उसका देखिए इनिशियल स्टेज पे तो आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है, जैसे अच्छा। अगर आप अपनी डाइट चेंज कर लें, हाँ। टूथपेस्ट चेंज कर लें, अच्छा। फ्लोराइड टूथपेस्ट जो है वो यूज़ करना शुरू कर दें। अच्छा। और अगर तो वो मतलब आपको अर्जेंट रिलीफ चाहिए तो उसके लिए सॉल्ट वाटर जो है वो आपको थोड़ा सा रिलीफ दे सकता है। सही, नीम और, गर्म पानी हाँ, में। लेकिन उसके बाद अगर आप अपनी डाइट वही आप कंटिन्यूस रख रहे हैं, बार बार ड्रिंक्स, एसिडिक ड्रिंक्स पी रहे हैं और मीठा जो है वो खा रहे हैं, फ्रिक्वेंट यूज़ कर रहे हैं, अच्छा। तो फिर तो वो आपको रिलीफ नहीं देगा। सही। क्योंकि आप जो लोग बहुत ज़्यादा शुगर ले रहे होते हैं, यानी कि चीनी खा रहे होते हैं, उन लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होता है? जी बिल्कुल। देखिए दांतों में जो है एक बैलेंस होता है, हमारा सलाइवा जो है उसको, हमारी ओरल कैविटी की पीएच को वो बैलेंस करता है। जब आप बार बार मीठा ले रहे होते हैं तो वो बार बार आपकी जो है वो बैलेंस ख़राब हो रहा होता है। एसिडिक जो है वो फूड जो है वो आपको दांतों की लेयर को ख़राब कर रहा होता है। सही। और मीठा भी ऐसे ही हमारा जो है ब्रेक डाउन होकर एसिड में कन्वर्ट होता है, जो आपकी दांतों की जो लेयर है उसको डैमेज करता है। डैमेज कर। तो बार बार अगर आप यूज़ करेंगे तो देखें दिन में आप समझे 5-6 बार अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एक ही दिन में इतनी दफ़ा वो आपको बैक्टीरिया जो है उसको वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं फूड, हाँ। कि वो ब्रेक डाउन के लिए। और उसके बाद फिर आप कोई वो प्रिवेंटिव मेजर भी नहीं ले रहे, जैसे फ्लोराइड टूथपेस्ट या इस तरह की चीज़ें, तो फिर जो है ये सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है और कैविटी बनना शुरू हो जाती है दांतों में। कैविटी फिर बनना शुरू हो जाती है दांतों में। अच्छा, दांतों के ना एक और भी बड़ा इशू होता है कि जो आपको अपने टीथ किस तरह साफ़ करना है, उसका ख्याल कैसे रखना है। दिन भर रूटीन क्या होनी चाहिए, कितनी दफ़ा ब्रश करना चाहिए, और कितनी दफ़ा जो है वो आप ये देख सकते हैं कि जी होता है ना कि दांतों के अंदर भी बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को फील होता है कि दर्द भी है, पेन भी है और कीड़ा भी लगा होता है, वो लोग क्या करें? एक तो हमारी ब्रशिंग टेक्निक जो है मोस्टली लोगों की बहुत ख़राब होती है। वो हाँ। समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा वो फोर्स से वो ब्रश करेंगे, हार्ड ब्रश करेंगे तो हमारे जो है टीथ वो जल्दी साफ़ हो जाएंगे। हाँ। और जो है मतलब दोबारा जो है हमारे दांतों पे इस तरह के येलो नज़र नहीं आएंगे। हाँ। तो ये जो है ब्रशिंग टेक्निक आपकी ख़राब होने से इससे भी टूथ स्ट्रक्चर आपका डैमेज हो रहा होता है। हाँ। तो इसके लिए आप बाकायदा यूट्यूब पे वीडियोस हैं प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से, आप वो देखें। हाँ। और उसको फॉलो करें तो वो फिर आप जो है आपको ब्रशिंग से फ़ायदा होगा। जैसे आप प्रॉपर 2 to 3 मिनट्स आप ब्रश करें और बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगानी है। आपका टूथब्रश भी जो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट ब्रिसिल होना चाहिए। और 2 to 3 टाइम्स अ डे जो है ये ब्रशिंग रिकमेंडेड है। बिल्कुल सही कह रही हैं कि मतलब 2 से 3 दफ़ा आपने ये ब्रशिंग करनी है नाश्ते के पहले। जी, नाश्ते से पहले और आप रात को सोने से पहले। और बीच में अगर दिन में जो आपने करनी दिन में जो है आप ये है कि खाने के फ़ौरन बाद ना करें,
अच्छा। 30 मिनट्स के बाद आप कर सकते हैं, 30 मिनट्स के बाद कर सकते जी। हैं। अच्छा, बहुत सारे जो लोग हैं उनके दांत जो है ना वो चाय पीने की वजह से भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं कि वो जब चाय पीते हैं क्योंकि तो चाय वो जो फिर है आपकी हाँ। वो स्टेनिंग कॉज करता है, स्टेन आपकी कॉज जो करता है, यस। डार्क टूथ कलर जो है वो डार्क होना शुरू हो जाता है। होना उसके शुरू हो लिए जाता फिर यही है वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स, अगर आपको वो दोबारा से आप अपना नेचुरल कलर हाँ। चाहते हैं तो वाइटनिंग लेकिन वो वाइटनिंग स्टेन नहीं हट पाता, ये बताएं कि उसका क्या तरीक़ाकार है? क्योंकि वो कितनी भी आप स्केलिंग करा लें, कुछ भी करा लें, वो थोड़ी देर थोड़े टाइम तो स्केलिंग से लगता है तो, कि नहीं चले जी बेहतर हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर साहब वो नहीं हो पाता उस तरह से मैनेज। उसके लिए क्या प्रॉपर करना चाहिए ट्रीटमेंट? देखिए स्केलिंग से तो आपका जो है ये कैलकुलस स्टार्टर ये रिमूव हाँ, होता ये है। ये रिमूव होता है। वाइटनिंग प्रोसीजर्स के लिए फिर आपको ब्लीचिंग की तरफ जाना पड़ता है। हमें ब्लीचिंग जो है वो एक ये जो है लेज़र वाइटनिंग जिसे हम कहते अच्छा, हैं, लेज़र उसकी वाइटनिंग तरफ है। हमें जाना पड़ता है। सही, तो ये क्या प्रोसीजर है लेज़र वाइटनिंग का? इसमें डिफरेंट केमिकल्स यूज़ होते हैं जो आपकी हम टीथ पे अप्लाई करते हैं जी, और जी। उसको लाइट एक्टिविटी के ज़रिए उसको वो एक्टिवेट किया जाता है केमिकल्स को। सही। तकरीबन 30 मिनट्स का ये होता है प्रोसीजर। तो उसके बाद आपका जो है 1 से 2 साल तक ये आपके वो मेंटेन रहते हैं। सही। और उसके बाद आपको फिर ये है कि अपनी डाइट भी चाय जो है उसका कम यूज़ करें। हाँ। अगर फिर से आप उसी वो फ्रीक्वेंसी से चाय और ये इस तरह की चीज़ें यूज़ करें हाँ। तो वो फिर जल्दी आपके दोबारा स्ट्रेन होना शुरू हो जाएंगे। दोबारा जो है फिर वो दोबारा से आपको उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी और आपको ट्रीटमेंट जो है वो अपना रिपीट करना पड़ेगा। अच्छा, दांतों में कीड़ा लगना, और बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं कि फिलिंग करवा लेते हैं और दांत या दाढ़ नहीं निकलवाते। उनकी सजेशन है कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि अच्छा इस तरह भी होता है कि दांतों की ना नोकें निकल जाती हैं जो कि आपकी ज़बान को भी ख़राब करती हैं, मसूड़ों को भी ख़राब कर रही होती हैं, उसका क्या हल है ये ज़रा बताइएगा। अच्छा, इस पे देखिए हम हमारा टूथ जो है जब डैमेज होना शुरू हो जाता है उसकी स्टेज होती है। अर्ली स्टेज में अगर आपने विजिट किया अपने डेंटिस्ट को तो उसको तो हम रिस्टोर कर सकते हैं फिलिंग से। और अगर तो वो थोड़ा सा डीप चला गया, जैसे आपकी नर्व्स तक, दांतों की जो नर्व्स हैं वहाँ तक पहुँच चुका है, तो फिर उसके लिए हमें रूट कैनाल और क्राउन कैपिंग ये करनी पड़ती है। और अगर जो बिल्कुल एंड स्टेज है, जब आपका दांत ही ख़त्म हो चुका है बिल्कुल और आपकी सिर्फ दांत की जड़ बची है, तो फिर उसका हमारे पास यही ऑप्शन होता है कि आप उसको निकलवा कर और दोबारा जो है इम्प्लांट के ज़रिए आप आर्टिफिशियल लगवाएं। और अगर तो आप उसको छोड़ देते हैं तो वो फिर जाहिर सी बात है, जैसे वो शार्प एज बन जाते हैं, वो हाँ। आपको बहुत ज़्यादा ज़ुबान पे भी लग रहे होते हैं और उसकी वजह से जैसे अल्सर्स बन जाते हैं। और उसको भी आप अगर छोड़ दें 2 से 3 हफ्ते के लिए तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। सही। एक मतलब ट्रॉमेटिक अल्सर आपकी ज़ुबान पर बन चुका है और आप उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे, हाँ। तो खुदा न खास्ता वो जो है कैंसर की तरफ भी जा सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए वो हाँ। एक ही जगह पर है हाँ, जख्म। हाँ, तो वो इस तरह से भी यानी सीवियरिटी की तरफ भी जा सकता है। अच्छा, दांतों की ओवरऑल केयर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? आपको किस तरह से जो है वो माउथ वॉश इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई माउथ वॉश क्या हमने दिन भर में कितनी दफ़ा यूज़ करना है, या फिर जिनके दांत या जिनके मुंह से बहुत स्मेल आ रही हो वो माउथ वॉश यूज़ करते हैं। सारी बातें जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हम दांतों की सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं और डॉक्टर सदफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सदफ़ ये बताइए कि ये जो मुंह से बदबू आती है, ये स्मेल जो होती है, इसके क्या रीज़न होते हैं और क्या करना चाहिए लोगों को? और माउथ वॉश दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना चाहिए, या जब डॉक्टर सजेस्ट करे जब आप यूज़ करें? स्मेल के देखिए इसके भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। एक तो आप प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहे हो और आप डाइट ऐसी ले रहे हैं जो आपके मुंह में स्मेल कॉज कर रहा है, या फिर आपके दांतों में जो है ये कैलकुलस टार्टर बनना शुरू हो गया, उसकी वजह से भी स्मेल आती है मुंह में बहुत ज़्यादा। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे डायबिटिक्स हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है उसकी वजह से मुंह में बैड ब्रीथ हो सकती है। मतलब इसकी मल्टीपल काजेज़ हैं और इसके लिए यही है कि आप प्रॉपर ब्रशिंग करें, खाने के बाद जो है अच्छी तरह आप जो है कुल्ली कर लें, माउथ वॉश कर लें। माउथ वॉश जो है हम बहुत ज़्यादा जो है जिनको स्मेल नहीं है उनको तो रिकमेंड नहीं करते। सही। जिनकी बैड ब्रीथ है उनके लिए हम ये है कि वो रिकमेंड कर सकते हैं मेडिकेटेड कुछ टाइम के लिए। और उसके साथ साथ ये भी कि उनको अपनी स्केलिंग भी करवानी चाहिए और प्रॉपर ब्रशिंग और सफाई का ख्याल भी रखना चाहिए। प्रॉपर सफाई का ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ एक माउथ वॉश से जो है ये मसला हल नहीं हो सकता। माउथ वॉश से मसला हल नहीं हो सकता। सही। अच्छा, ये बताएं, ये ऐसे कौन से खाने होते हैं जो लोग खा रहे होते हैं उसके बाद लाजमी ब्रश करना चाहिए?
देखिए किसी भी खाने की फौरन बात तो नहीं ब्रश कर सकते ट्रीटमेंट आप, नहीं हाँ, है। हाँ। वैसे अगर आप कोई भी खाना जैसे खा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा स्टेन कॉज sticky करते हैं ना, जैसे कि चाय हो गई, तो चाय के थोड़ी देर बाद आप लाजमी कोशिश करें कि आप ब्रश कर 30 लें। मिनट्स के बाद 30 भी आप मिनट्स कर के बाद, सकते हैं। हाँ सही। और बेहतर तो यही कि आप अवॉइड करें उसको, लेकिन फिर भी हाँ। आप जैसे एडिक्शन है चाय हाँ, नहीं छोड़ सही। सकते, तो फिर यही है कि आप जो है 30 मिनट्स के बाद ब्रश कर सकते हैं। ब्रश कर और सकते दूसरा ये जैसे स्टिकी फूड हो गया, बहुत ज़्यादा आप खा हाँ। रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, हाँ। तो फिर उसके बाद भी जैसे 30 मिनट्स के बाद आपको ब्रश करना है। दांतों की क्या क्या कंप्लेंट लेकर लोग आपके पास आते हैं कि उनको क्या फील होता है कि हमारे साथ ये दांतों के इश्यूज़ हैं, ये मसले हैं, ठीक है, जिसमें हमने बात कर ली कि दांतों में कीड़ा लग जाना या दांतों में ठंडा गर्म लगना या फिर ये दांतों की जो ब्रशिंग है या माउथ स्मेल है, इसके अलावा क्या आप समझती हैं कि इशू जो है वो एड्रेस होना चाहिए कि लोग जो है वो अपनी हाइजीन का ख्याल रखें या अपनी दांतों की सेहत का ख्याल रखें? मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट जो है हमारे पास बिल्कुल एंड स्टेट पे दांत लेकर आ रहे होते हैं कि जब वो बचने के काबिल नहीं हाँ, रहता बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा उनको सीवियर पेन स्टार्ट हो जाता सही। है, तो तब वो कहते हैं जी अब हम दांत निकलवाना नहीं चाह रहे, आप इसको बचा लें। हाँ। तो हम उनको यही समझा, आप अपने मुंह में जैसे ही नोट करें कि आपका टूथ स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, कैविटी बनना शुरू हो रही है या फिर गम रिसेशन हो रही है, तो वो तो आपको बाकायदा नज़र आ रही होती है, तो आप हाँ। उसी स्टेज पे आपने डेंटिस्ट के पास जाना होता है अगर हाँ। आप अपने दांत को बचाना चाह रहे हैं। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, इंतज़ार करें कि जी हमें बिल्कुल बहुत सही कह रहे ज़्यादा हैं कि जैसे ही आपको लगे ना कि आपके दांतों में कोई इशू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली आप फौरी पहली फुर्सत में डॉक्टर के पास जाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदफ, आप हमारे शो पर आई और शो का टाइम एंड अप हो गया। आज का शो कैसा लगा, इसका जो फीडबैक है वो आपने ज़रूर हमारी सोशल साइट पर देना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।